क्लास 10th वालों एनसीईआरटी लेवल के वन शॉट्स बहुत कवर कर दिए। अब टाइम है एनसीईआरटी +2 लेवल के वन शॉट कवर करने का, और वही मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। सर इसका मतलब क्या है? इस वन शॉट के अंदर वो जो एनसीईआरटी के डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो मैं कवर करवाऊंगा ही करवाऊंगा, और वो हर कोई करवा देता है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं मेंशन्ड है। सीबीएसई लास्ट 3-4 साल से इन कॉन्सेप्ट्स के अराउंड सवाल फ्रेम करके बच्चों को फंसा रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट भी मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं। एट द सेम टाइम कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट, ट्रिकी क्वेश्चंस भी तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा जो कि नए हैं। और मुझे लगता है कि सीबीएसई अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में इन कॉन्सेप्ट के अराउंड नए सवाल फ्रेम कर सकता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो ये एक ऐसा वन शॉट है जो तुमको 0 लेवल से कॉम्पिटेंसी लेवल तक लेके जाएगा। ऐसे वन शॉट तुमको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, चाहे 2 पार्ट्स के अंदर देख लेना। और ऐसे वन शॉट्स हर चैप्टर के आने वाले हैं मेरे चैनल पे, उसके लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखना। अभी मत करो सब्सक्राइब, पहले पूरी वीडियो देखो, पसंद आए सर जो प्रेजेंट कर रहे हैं, सर जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक चैप्टर का इंट्रो दे देता हूं यार, कि अपन लोग क्या क्या चीजें ना कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स की दुनिया में डुबकी मरवाऊंगा। आप लोग बोलोगे सर मेरे को तो पता ही है, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस टॉपिक को ना प्लीज अंडर एस्टिमेट मत करना। यूजुअल वन शॉट्स में ये टॉपिक आपको डिस्कस होते हुए भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं भी खड़े खड़े इस टॉपिक से ना 10 सवाल बना सकता हूं जो 99% बच्चे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए हमको नंबर्स की दुनिया में जाके अच्छे से डुबकी लगा के आनी है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को, और स्टेटमेंट को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, फील करेंगे दोस्तों। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम को अप्लाई करने के लिए एलसीएफ एचसीएफ वाली प्रॉब्लम्स और इरेशनैलिटी वाली प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे, और एंड में कुछ प्यारे प्यारे सवाल तुम लोगों को कराऊंगा, और उसके बाद हो जाएगा पहला चैप्टर रैप। तो सबसे पहले चलते हैं नंबर्स की दुनिया में। बहुत जल्दी कवर करूंगा, 15 से 20 मिनट के अंदर, लेकिन सारी जो भी वो इन डेप्थ नॉलेज है ना वो तुमको प्रोवाइड कर दूंगा। तो नंबर्स की दुनिया में जब हम जाते हैं दोस्तों, ब्रह्मांड में जितने भी नंबर्स है ना उनको 2 तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये आपको 11th में पढ़ाऊंगा मैं, अभी नहीं, ठीक है? अभी इस पे कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, हमको रियल नंबर्स पे फोकस करना है। रियल नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों? नंबर्स दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन, दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन। और अब अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स की नंबर लाइन, तो ये भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। आपने क्लास 8 में, क्लास 9th में इन दोनों के अराउंड बहुत चर्चा की। रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स हमारे 2 फर्दर क्लासिफिकेशंस होती हैं रियल नंबर्स के, और रैशनल नंबर्स के अंदर ही कुछ खूबसूरत नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। इनको स्पेशल नाम क्यों दिए गए हैं दोस्तों? क्योंकि इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये थोड़े से खूबसूरत हैं, इसलिए इनको कुछ अलग सा नाम दे दिया गया, थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट दे दी गई। लेकिन ये है सारे के सारे रैशनल नंबर्स, ठीक है? तो अब सबसे पहले रैशनल नंबर से चालू करते हैं। रैशनल नंबर्स होते क्या हैं दोस्तों? एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको यहां पे समझना है, और इसको नोट भी करके रख दो प्लीज, कोई सा भी ऐसा चीज अगर आप देख लो जहां पे आपका डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, तो ऐसी चीज मैथ्स में नॉट डिफाइंड होती है, ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। प्लीज इसको नोट बना के लिख लो, ऐसी चीज आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी देखने को मिलने वाली। तो आप लोग डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं लिख सकते हो, इसलिए यहां पे ये कंडीशन बहुत जरूरी होती है कि q 0 नहीं हो सकता है, एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। दोस्तों ये ना एक जनरल डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की। जैसे मैंने आप लोगों के सामने 5/10 लिखा और आपसे पूछा क्या ये रैशनल नंबर है, आप लोग बोलोगे हाँ, लेकिन चिंटू ने उठ के बोला सर आप 5/10 को ऐसे क्यों लिख रहे हो यार, आप इसको काट के 1/2 लिख दो ना यार। तो मैंने बोला चिंटू बेटा तू बात तो सही कर रहा है, लेकिन ये रैशनल नंबर सेम नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं इनका इसका डेसिमल लूं और इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लूं तो सेम ही मिलने वाला है, लेकिन ये फ्रैक्शन फॉर्म में अलग अलग दिख रहे हैं। इसको हम लोग को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फिर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट से समझाया गया है पहले। लेकिन ध्यान रखो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर है, और ये एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर है। अब समझ आएगी बात तुम लोगों को। तो यहां पर ना एक जनरल डेफिनेशन है। स्टैंडर्ड रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता है क्या होती है?
यहां पर एक चीज और ऐड हो जाती है जो आपको अभी रिलेट हो जाएगी कि सर जो ये पी और क्यू है ना, ये कोप्राइम नंबर हो जाए। कोप्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में आपका कोई सा भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट वन, यानी कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन आ जाए। जैसे यहां पर 5 और 10 में आपका 5 है कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, तो अगर मैं इस 5 को गायब कर दूं दोनों में से तो यहां आ जाऊंगा। तो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है रैशनल नंबर की, और ये एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, और यही चीज आपको अगली स्लाइड पे मिलने वाली है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रैशनल नंबर की, जब मैं ये वाली कंडीशन ऐड कर दूं। और यहां से एक नई चीज सीखते हो कि कोप्राइम नंबर्स क्या होता है, जिसपे सीबीएसई बहुत सवाल पूछ रही है दोस्तों। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, कोप्राइम नंबर्स क्या हैं, ऐसे नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन हो, या फिर दूसरी भाषा में इन नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट वन। बात समझ आ गई। एग्जाम्पल के तौर पे 3-5 आपका कोप्राइम पेयर है, 7-9 आपका कोप्राइम पेयर है। और इसमें मैं एक ट्रिकी सवाल पूछूंगा अभी, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों के साथ यह भी डिस्कस कर लेता हूं कि रैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखती है। अगर आपको ऐसे डेसिमल नंबर्स दिखें जो कि टर्मिनेट हो गए हो या फिर एक रिपीटिंग पैटर्न शो कर रहे हो, वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। ये चीज अपन ने पढ़ी हुई है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज ईदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, याद रहेगा। चल बढ़ते हैं आगे। अब आपसे एक प्यारा सा सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है, ये भी है सवाल, लेकिन इससे पहले मैं एक और सवाल पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताओ। देखो ये आपको नहीं मिलेगा, ये जो चीज मैं करवा रहा हूं ना, ये आपको बाकी जगह नहीं मिलेगा। ध्यान से समझना, और प्लीज इनको नोट्स भी इनके नोट्स भी बना लेना, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। कोप्राइम नंबर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, डेफिनेशन समझ आ गई सर, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन हो। अब मुझे आपसे पूछना है, मेरा सवाल ये है कि जो कोप्राइम नंबर्स होते हैं इसमें पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं, तो ये जो दोनों नंबर हैं क्या ये हमेशा प्राइम होंगे? क्या ये एक प्राइम एक कॉम्पोजिट हो सकता है, या फिर ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स भी हो सकते हैं? प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में आई होप आपको पता होगा। तो इसी को अगर हम सोचें और आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है, तो सर 3 और 5 ये एक कोप्राइम का पेयर है जहां पर दोनों नंबर्स प्राइम है। तो मेरे को एक ऐसा एग्जांपल तो मिल गया जहां पे कोप्राइम नंबर्स के पेयर में दोनों नंबर्स प्राइम है। सर थोड़ा सा और सोचता हूं, एक ऐसा पेयर सोचता हूं जिसमें एक प्राइम हो तो दूसरा ना सर कॉम्पोजिट हो जाए। चलो सोचते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो 4 हो गया और एक हो गया 7। 4 मेरा क्या है, प्राइम है, और 7 मेरा क्या है, 4 मेरा कॉम्पोजिट है, सॉरी, और 7 मेरा प्राइम है। तो एक ऐसा पेयर भी मिल गया जहां पे दोस्तों एक कॉम्पोजिट है और एक प्राइम है, या फिर एक प्राइम है और एक कॉम्पोजिट है। अब मेरे को एक ऐसा पेयर सोचना है जहां पे दोनों के दोनों नंबर क्या हो, कॉम्पोजिट हो। तो 4 और 9 की अगर मैं बात करूं, ये भी आपका कॉम्पोजिट है, ये भी आपका कॉम्पोजिट है, लेकिन इनमें एचसीएफ क्या है, आप लोग बोलोगे 1 है। तो कोप्राइम नंबर्स में जो पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं, इट कैन बोथ बी प्राइम, इट कैन बी 1 प्राइम एंड 1 कॉम्पोजिट, इट कैन बोथ बी कॉम्पोजिट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे अभी तक सवाल नहीं पूछा है सीबीएसई ने, लेकिन पूछ सकता है। तो एक नया कॉन्सेप्ट है, प्लीज इसको अपने नोट्स में अपनी भाषा में जरूर लिख। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं थोड़ा सा। एक और ट्रिकी क्वेश्चन है तुम्हारे सामने कि भाई रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। फ्रैक्शन भी पढ़ा है ना तुमने, जैसे 3/4 ये एक फ्रैक्शन है। तो रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस क्या है? कुछ बच्चे बोलेंगे सर कोई डिफरेंस नहीं है, सेम बात। देखो यार, अगर अंग्रेजी में दो चीजों को दो डिफरेंट नाम दिए गए हैं ना, तो उनमें कुछ ना कुछ फर्क होता है। एक होता है स्लीप, दूसरा होता है नैप। नैप का मतलब होता है छोटी स्लीप, इसलिए उसको एक नया नाम दिया गया। तो हमेशा अगर दो चीजों के दो डिफरेंट नाम हैं दोस्तों, तो उनमें कुछ ना कुछ बेसिक डिफरेंस होगा, ध्यान रखना है इस बात को, ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रू रहेगी। तो फर्क क्या होता है रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस में? रैशनल नंबर्स यार आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। जैसे 3/5 -3/5 ये आपके दोनों के दोनों रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन फ्रैक्शन क्या आपकी नेगेटिव हो सकती है? फ्रैक्शन का कॉनोटेशन ही पॉजिटिव है। या तो फिर मैं इस तरीके से बोलूं कि नेगेटिव लगा दूं फ्रैक्शन के आगे, तो फिर भी वो सेंस बनाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ फ्रैक्शन बोल रहा हूं तो उसका कॉनोटेशन, कॉनोटेशन का मतलब क्या होता है, उसका सेंस हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया जाता है। इसको सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो प्लीज। अभी कर देते हैं।
आप एक बात बताओ, मैंने बोला कि मैंने एक पिज्जा के 3 हिस्से करे और मैंने उसके 2 पार्ट खा लिए, ठीक है, तो मतलब 2/3 पार्ट मैंने पिज्जा का खा लिया। अब मैं बोल रहा हूं कि मैंने पिज्जा के 3 पीस करे और -2 पार्ट खा लिए, क्या ये सेंस बना रहा है? डज इट मेक एनी सेंस टू यू? नो ना। तो फ्रैक्शन का जो सेंस, जो कॉनोटेशन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन रैशनल नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ये आपका रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस के बीच का डिफरेंस है, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। चलो कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी सिर्फ 3 या 4 स्लाइड्स हुई हैं दोस्तों, लेकिन कितनी नई चीजें तुम लोगों को सीखने को मिल गई हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो बस तुम देखो यार, अभी तो सैंपल है। इरेशनल नंबर्स की बात करूं तो सिंपल सिंपल यार एकदम एंटी डेफिनेशन हो जाती है रैशनल नंबर के। ऐसे नंबर जो नहीं रिप्रेजेंट करे जा सकते हो पी बाय क्यू फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू कांट बी इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करूं तो क्या होती है? नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। रैशनल नंबर्स के एग्जांपल क्या है यार? √2, √3, पाई, 2 + √3, √3 - 2, ये सारे के सारे आपके इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसे एग्जाम्पल्स लिखने का ना पर्पस है मेरा, जो भी आपको धीरे धीरे समझ आए। आगे बढ़े, थोड़ा सा और मजा आ रहा है, चलो भाई आज एक और प्यारा सा सवाल है जो शायद आप लोगों के साथ डिस्कस किया होगा क्योंकि काफी फेमस हो गया है। वाई पाई इक्वल्स टू 22/2, जबकि पाई दोस्तों एक इरेशनल नंबर है और 22/7 एक फ्रैक्शन वाला नंबर है, पी बाय क्यू फॉर्म का है, जहां पे पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये एक रैशनल नंबर है। और ध्यान रखना इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि इरेशनल और रैशनल हो जाए एट द सेम टाइम। दिस कैन नेवर बी ट्रू, दिस कैन नेवर बी ट्रू। तो आप पाई को 22/7 क्यों बोलते हो? पाई 22/7 नहीं होता है वैसे, दिस इज रॉन्ग। हम लोग इसको 22/7 अज्यूम कर लेते हैं फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, दैट इज, ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए थोड़ा सा अज्यूम किया जाता है, इसको थोड़ा सा ये समझ लो कि अपने हिसाब से चेंज कर दिया जाता है। बट पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7 बिकॉज पाई इज एन इरेशनल नंबर, इट कैन नॉट बी इक्वल टू अ रैशनल। क्लियर है कहानी? फिर प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हो, एग्जैक्टली दो, ध्यान रखना, दो से ज्यादा भी नहीं, दो से कम भी नहीं, इसलिए वन को प्राइम नंबर नहीं बोला जाता है। और उसके बाद कॉम्पोजिट नंबर की बात करूं मैं, तो कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नंबर हो जाते हैं जिनके दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, दो से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, नॉट प्राइम। चाहे 3 फैक्टर्स हो, 4 फैक्टर्स हो, 5 फैक्टर्स हो, आई डोंट केयर, दो से ज्यादा होने चाहिए तो मैं उसको कॉम्पोजिट बोल दूंगा। अब यहां पर कुछ छोटी छोटी बातें हैं, प्लीज इनको ध्यान से डिस्कस करेंगे, ध्यान से लिख भी लेंगे। वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, क्योंकि वन का इकलौता प्राइम, इकलौता फैक्टर है वन। प्राइम फैक्टर बोलने की ना आदत पड़ गई है, वन का इकलौता फैक्टर है वन। और मैंने आपको क्या बोला? प्राइम होने के लिए एग्जैक्टली 2 होने चाहिए और कॉम्पोजिट होने के लिए 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो वन किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठता, इसलिए वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। और वन को बोला क्या जाता है? यूनिक नंबर। दो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, इस पे सवाल आते हैं दोस्तों, इस पे एमसीक्यूज आए हैं लास्ट 3-4 साल में। 4 आपका स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है। 11 आपका स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है। 10 आपका स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट। ठीक है, इन पे सवाल आते हैं कि बोल देता है कि एचसीएफ और एलसीएम बताओ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर का। तो ऐसे सवाल आते हैं, तो इसलिए आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इवन और ऑड नंबर्स पे दोस्तों। इवन और ऑड नंबर्स की डेफिनेशन तो हम सबको बचपन से पता है। इवन नंबर्स, नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय 2, और ऑड नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2। लेकिन यहीं पर ही मैं आपसे कुछ और चर्चा करने वाला हूं, मजेदार चर्चा है, इस पे सवाल अभी तक आया नहीं है लेकिन अगेन आ सकता है। क्या 0 एक इवन नंबर है? क्या -2 एक इवन नंबर है? क्या -5 एक ऑड नंबर है? आप लोग थोड़ा सा ना एकदम ऐसा अचंभे में आ जाओगे कि सर नेगेटिव नंबर्स में कैसे पहुंच गए। 0 के बारे में तो चलो सर फिर भी आप सोचवा दोगे, नेगेटिव नंबर्स ऑड और इवन हो सकते हैं, ये तो सर हमने कभी सोचा ही नहीं था, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो चलो इस पे चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, आज के बाद ना
अभी जो भी तुमको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे 10th लेवल तक, उसमें तुम्हारे जो इवन या ऑड नंबर्स हैं वो जीरो से स्टार्ट होंगे, ठीक है, 0 1 2 3। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेगेटिव रेंज में तुम्हारे ऑड और इवन इंटीजर्स नहीं होते हैं, होते, ठीक है। जो तुमको अभी नहीं, लेकिन जेई एनडीए में ऐसे सवाल आए हैं जहां पर इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बच्चों को टेस्ट किया गया है सवाल लेके। अभी आपको नहीं आएगा, लेकिन एक ऐसी नॉलेज है जो होनी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई अभी कुछ भी पूछ दे रहा है। तो ध्यान रखना, अगर कोई नंबर इवन है ना, तो उसके ना दो टुकड़े करोगे तुम, ठीक है, दो इक्वल टुकड़े करोगे, और तुमको देखना है कि ये जो इक्वल टुकड़े हैं, अगर ये इंटीजर्स हैं, अगर दोस्तों ये इंटीजर्स हैं तो ये नंबर इवन कहलाएगा, अगर ये इंटीजर्स नहीं है तो ये नंबर ऑड कहलाएगा। सर एग्जांपल, जैसे जीरो पकड़ा, मेरे को कंफ्यूजन हो रही है कि जीरो इवन है या ऑड है, सर मेरे को नहीं पता, तुक्का मारोगे तो आप लोग बोलोगे सर शायद ना ऑड है ना इवन। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं जीरो के दो इक्वल टुकड़े करो तो जीरो और जीरो ही मिलेगा। क्या जीरो इन इटसेल्फ इज एन इंटीजर? यस, यस, तो जीरो इज एन इवन नंबर। और तुमको पता है जब ऐसा पॉल्यूशन के लिए ऑड इवन वाला रूल लाया जाता है, जो दिल्ली में भी लाया गया था, चाइना में भी लाया गया था, तो जीरो से जो नंबर प्लेट एंड होती है वो इवन नंबर वाले दिन पे चलती थी, तो जीरो इज एन इवन नंबर। -2 के बारे में सोचो, -2 को अगर आप दो इक्वल पार्ट्स में बांटोगे तो -1 और -1 में बटेगा ना। क्या ये इंटीजर है? यस सर है, तो -2 भी एक इवन नंबर। -5 के ऊपर चर्चा करते हैं। -5 को अगर आप दो इक्वल पार्ट्स में बांटोगे तो -2.5 -2.5, क्या ये इंटीजर है? आप लोग बोलोगे नहीं सर, तो -5 इवन नंबर नहीं है, ये एक ऑड नंबर। तो अगर कोई ऐसा सवाल आपसे पूछ ले, ठीक है, देखो वैसे 10th लेवल पर ऐसा सवाल आएगा नहीं, क्योंकि ऐसी चीजें मेंशन नहीं करी हैं सीबीएसई ने अपने करिकुलम में। लेकिन यार कॉम्पिटेंसी बेस्ड के जमाने में अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए तो बढ़िया है, क्योंकि एनडीए लेवल पर, जेई लेवल पर ऐसे कॉन्सेप्ट्स के अराउंड बहुत सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, और ओलंपियाड्स पे भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि 5 से छोटे ऑड नंबर्स कितने हैं, तो आंसर पता है क्या होगा? इनफाइनाइट। एक्चुअल आंसर वुड बी इनफाइनाइट। या फिर मैं आपसे पूछ लूं 4 से छोटे इवन नंबर्स कितने हैं, आंसर वुड बी एक्चुअली इनफाइनाइट। समझे मेरी बात को? थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एचसीएफ और एलसीएम को थोड़ा सा बेसिक लेवल पे समझते हैं, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से और बेटर तरीके से समझेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जब नहीं पढ़ी थी, उससे पहले भी एचसीएफ एलसीएम निकालना आता था ना तुमको? कैसे निकालते थे? मैं तुमको सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना ये सब भूल जाओ, मैं तुमको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अभी बस समझने की कोशिश करो कि जैसे मान लो मैंने तुमको दो नंबर दे दिए, 12 और 16, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मैंने नहीं पढ़ाई है तुमको, और तुमको बोला है कि यार तुमको इसका एचसीएफ भी निकालना है और तुमको इसका एलसीएम भी निकालना है। तो दो मेथड होते हैं, एक होता है लिस्टिंग मेथड जो अभी तक तुमने पढ़ा है, और एक होता है लॉन्ग डिवीजन या फिर डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, लेकिन उसको मैं अभी 10th लेवल पर कवर करूंगा, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। लिस्टिंग मेथड और डिवीजन मेथड के बारे में हर बच्चे ने पढ़ा होगा। लिस्टिंग मेथड क्या कहता है कि एचसीएफ निकालना है ना, तो 12 के सारे फैक्टर्स लिस्ट कर दो। पहले 12 के फैक्टर्स लिस्ट करने के लिए 1 से चालू करूंगा, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, 6 भी इसका फैक्टर है और 12 भी इसका फैक्टर। 16 के भी आप सारे के सारे फैक्टर्स लिस्ट कर दो सेम तरीके से। तो 1 भी है दोस्तों, 2 भी है, 3 नहीं है, 4 है, 5 6 7 कुछ नहीं है, फिर 8 आएगा और फिर आएगा 16। अब कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कर दो, तो यहां पर 1 को सर्कल कर दिया, 2 को सर्कल कर दिया, 4 को सर्कल कर दिया दोस्तों। इसके अलावा क्या कोई है? यहां पर मैंने एक एक्स्ट्रा चीज डाल दी है, ठीक है, इसको मिटा दो। तो आप लोगों को दिख रहा है कि ये 3 कॉमन फैक्टर्स हैं, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 4 है, तो ये अपना एचसीएफ, ठीक है। तो ये एचसीएफ निकालने का प्रोसीजर है यूजिंग लिस्टिंग मेथड। अब सिमिलर वे में एलसीएम कैसे निकालूंगा? तो मैं 12 के मल्टीपल्स लिस्ट करने चालू कर दूंगा, 16 के मल्टीपल्स लिस्ट करने चालू कर दूंगा, देख लूंगा कि सबसे पहला वो कौन सा नंबर है जो दोनों की टेबल में कॉमन आ रहा है, वही मेरा एलसीएम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 12, फिर 24 के पास जाऊंगा, फिर 36 के पास जाऊंगा, फिर 48 के पास जाऊंगा। 48 देखते ही मेरे को चमका, ये तो 16 की टेबल में भी आता है, तो 16 32 48, 48 इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, इसलिए 48 मेरा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। यहां पर एक एडिशनल कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूं,
प्लीज ध्यान से सुनना, आप लोगों को एलसीएम जो मिलता है वो आपका पहला मल्टीपल मिलता है जो दोनों की टेबल में कॉमन हो, और इसी एलसीएम की टेबल अगर आप आगे बढ़ाओगे ना, टेबल आगे बढ़ाओगे तो आपको क्या मिलते रहते हैं, बढ़ाओगे तो आपको क्या मिलते रहते हैं दोस्तों, आपको फर्दर कॉमन मल्टीपल्स मिलते रहते हैं। इस पे सवाल आते हैं, एपी में ये वाले कॉन्सेप्ट पे बेस बहुत अच्छा सवाल बनता है, 5-5 नंबर के सवाल बनते हैं, फर्दर आपको कॉमन मल्टीपल्स मिलते रहे। सर एग्जाम्पल से समझा दो, अभी समझा देते हैं मुन्ना। जैसे यहां पर 12 और 16 का एलसीएम हो गया 48, लेकिन अगर आपको बोलना इस तरीके से सवाल पूछ दे कोई कि यार 12 और 16 के ना कॉमन मल्टीपल्स लिस्ट कर दो, तो 48 की टेबल में आप आगे बढ़ जाओगे 96, फिर आ जाएगा 48 टाइम्स 3 यानी कि हो जाएगा 144 एंड सो। समझे? तो कॉमन मल्टीपल्स कुछ नहीं होते, एलसीएम की ही टेबल में आगे बढ़ोगे तो तुमको कॉमन मल्टीपल्स मिलते चले जाएंगे। बात समझ आ गई? तो ये होता है हमारा लिस्टिंग मेथड। अब सर थोड़ा सा डिवीजन मेथड के बारे में बता दो, तो 12-16 सेम ही एग्जांपल ले लेते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को ऐसे कॉमा सेपरेट करके लिख देते हैं, फिर यहां पर एक ऐसी लाइन डालते हैं। हम लोग सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, और ऐसे नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं जो दोनों को कॉमन डिवाइड कर दे। ठीक है, जैसे दो दोनों को डिवाइड कर रहा है तो मैं 2 से चालू करूंगा, 2 से डिवाइड करके 12 को जो बचेगा, यहां पे जो क्वेश्चन आएगा वो लिखूंगा, और यहां पर जो बचेगा वो लिखूंगा। अगेन सेम खोज चालू होगी, क्या कोई ऐसा छोटू नंबर है जो कि इन दोनों नंबर्स को 6 और 8 को डिवाइड कर दे? तो आप बोलोगे सर 2 इसको दोबारा डिवाइड कर, तो मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया बात है। अब 3 और 4 को सोचो कि क्या कोई कॉमन नंबर डिवाइड कर सकता है? तो आप लोग बोलोगे नहीं। तो यहां पर अब इनको इंडिविजुअली आगे बढ़ाया जाता है। सबसे पहले आप 3 को डिवाइड कर दो 3 से, ठीक है। तो या फिर आप एक काम कर सकते हो कि 2 की ही टेबल आगे कंटिन्यू करो, कुछ भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। 2 का ही आगे कंटिन्यू करो। देखो अब जो नंबर नहीं डिवाइड होता है ना उसको एज इट इज लिख देते हैं, जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है उसको करते हैं। दोबारा 2 से डिवाइड करके इसको पूरा खत्म कर दो। पर्पस क्या होता है? दोनों नंबर्स को पूरा खत्म करना, यानी कि 1 बनाना। ठीक है, और अब मैं यहां पे 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। जो नंबर 1 बन गया है उसको दोबारा सेम ही लिखोगे। अब एचसीएफ कहां से मिलेगा? जहां तक आपने कॉमन नंबर से डिवाइड किया है ना, उन दोनों का प्रोडक्ट आपको एचसीएफ दे देगा, और यहां से लेके यहां एंड तक की पूरी कहानी आपको एलसीएम देगी। 4 दुखी 8, 8 दुखी 16, 16 तिया 48। सर थोड़ा सा दिमाग में चमका है, थोड़ा सा नहीं चमका है, क्या आप दोबारा से एक एग्जाम्पल सिखा सकते हो? बिल्कुल सिखा सकते हैं भाई, तुम्हारे लिए ही तो जिंदा है ना। थोड़ा सा ड्रामेटिक भी है तुम्हारे सर, धीरे धीरे तुमको समझ आ जाएगा। चलो थोड़ा सा और बड़ा एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो 24 और 36, ठीक है। इसका एचसीएफ भी निकालना है दोस्तों और एलसीएम भी निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 24 और 36 को सबसे पहले अगल बगल लग दूंगा और ऐसे लाइन डाल। नाउ आई थिंक अबाउट एंड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर्स, उससे ना गलती नहीं होती है। जैसे यहां पर आप दोनों को डायरेक्टली 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम लोग यूजुअली कन्वेंशनली छोटे नंबर से चालू करते हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया 12 में गया और ये गया 18 में। अगेन क्या कोई कॉमन नंबर है जो इनको डिवाइड करेगा? आप लोग बोलोगे सर बिल्कुल यार, कैसी बात कर दी, 2 है ना यार। तो यहां पर सर 6 आ जाएगा सर, यहां पे सर आ जाएगा 9। क्या दोबारा कोई कॉमन नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे? आप बोलोगे सर 3 है, 3 की टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है, यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पे 3 आ जाएगा। अब 2 और 3 में क्या कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है सर। अब दोनों को इंडिविजुअली खत्म करना पड़ेगा, मतलब 1 बनाना पड़ेगा। 2 को खत्म कर दो 2 लाके, यहां पे 1 हो जाएगा, यहां पे सेम नंबर, और फिर 3 को खत्म कर दो 3 से। कॉमन कहां तक चली हैं चीजें सर? कॉमन चली हैं चीजें यहां तक। तो ये आपका एचसीएफ प्रोवाइड करेगा। एचसीएफ क्या है? 4 तिया 12, 24 और 36 का एचसीएफ 12 होता है, और यहां से लेके यहां तक की कहानी आपको एलसीएम प्रोवाइड करेगी। तो यहां तक आपका 12 हो गया था, 12 दो की 24, 24 तिया 72, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 72। क्लियर है भाई? समझ आ गई बात सभी को? चल अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें हमने अभी तक सीखी हुई हैं, ठीक है।
ये चीजें हमने अभी तक सीखी हुई हैं और यही चीज मैंने यहाँ पे लिस्ट भी करी हुई है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं। नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, रैशनल इरैशनल नंबर, ऑड इवन पे कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स आप डिस्कस कर लिए। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की स्टेटमेंट समझने से पहले थोड़ा उसको फील करते हैं। स्टेटमेंट आप सब ने पढ़ी है लेकिन प्लीज उसको थोड़ा सा हम लोग ना फील करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो यार मैंने कोई नंबर ले लिया, जैसे 128 ले लिया, ठीक है। 128 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करना चालू करो, ठीक है, 128 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करना चालू करो, प्राइम फैक्टराइज कैसे किया जाता है, जैसे दो सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो इसको काट रहा है, तो यहां पर आ जाएगा मेरा क्या 6 and 4। अगेन दो इसको काट रहा है, यहां पर आ जाएगा 32। अगेन दो इसको काट रहा है, फिर आ जाएगा 16। अगेन दो इसको काट रहा है, फिर आ जाएगा 8। अगेन दो इसको काट रहा है, फिर आ जाएगा 4। अगेन दो इसको काट रहा है, आ जाएगा 2। अगेन दो इसको काट रहा है, जब तक 1 आ जाता है जब तक नहीं छोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो दो ने ही इसको काट दिया कितनी बारी, 7 बारी। तो 128 इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स कैन बी रिटन लाइक दिस, और 2 to the power 7। एंड ध्यान से सोचना, क्या 128 को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में कुछ और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? आप लोग बोलोगे सर 128 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो ये 4 हो जाएगा, और सर इनको कंबाइन कर दूं तो 8 दुकी 16, 16 दुकी 32। मैं बोलूंगा क्या ये प्राइम नंबर्स हैं? आप लोग बोलोगे नहीं। फिर आपको हिट करेगा कि सर ने तो बोला है कि प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है 128 को। तो दिस इज द ओनली वे that you can represent 128 in terms of prime numbers as product of prime numbers। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया हुआ 272 का, ठीक है, 272 का एग्जांपल लेते हैं। 272 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं आज। क्या है 272 की प्राइम फैक्टराइजेशन? सर दो से सबसे पहले तो यहां पे खत्म कर दो गेम को, तो ये हो जाएगा सर 1 और ये हो जाएगा सर 36। फिर सर दोबारा 2 से खत्म कर दो, तो सर ये हो जाएगा 2 6 12 और ये हो जाएगा 68। सर 2 से दोबारा खत्म हो जा कर दो, ये हो जाएगा 34। दोबारा 2 से खत्म कर दो, सर ये हो जाएगा 17, और 17 प्राइम नंबर है तो 17 सिर्फ और सिर्फ 17 से ही जाएगा। तो सर यानी कि 272 को ऐसे लिखा जा सकता है, 2 को आप 4 बार ही प्रोडक्ट कर रहे हो और फिर 17 से इसका प्रोडक्ट कर रहे हो। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स लिस्टेड हैं, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। और इसको मैं पावर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2072 की प्राइम फैक्टराइजेशन इसके अलावा कुछ और हो सकती है क्या? कोई और प्राइम नंबर्स हैं जो यहां पर एज प्रोडक्ट ऑफ देम कैन गिव मी 272? ध्यान से समझने की कोशिश करना जो मैं बोल रहा हूं। क्या 2 और 7 के अलावा कोई और प्राइम नंबर्स हैं जो किसी तरीके से कॉम्बिनेशन बना के प्रोडक्ट करके अपने आप को 272 दे सकते हैं? आप लोग बोलोगे नहीं सर, चांस ही नहीं है। यहां से तुम लोगों को समझ आएगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की स्टेटमेंट। एवरी कॉम्पोजिट नंबर फिट्स ऑन दिस क्राइटेरिया, कैन बी एक्सप्रेस्ड, factorized as product of primes, that means prime numbers, and this representation is unique। अगर किसी की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 आ रहे हैं तो 5 नहीं आ सकता कहीं से भी, 7 नहीं आ सकता कहीं से भी, वो ही प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगी उसकी और वो यूनिक है। और यूजुअली हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन को कन्वेंशनली असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। मतलब जैसे मान लो किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे मान लो मैंने ले लिया 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। अब आप इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, जो प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं वो तो सेम है ना, तो इसको मैं डिफरेंट नहीं बोलूंगा। तो ये दोनों के दोनों सेम है, इसलिए 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 3 5 ही आने वाले हैं और यही यूनिक प्राइम नंबर्स हैं भाई। इन्हीं का प्रोडक्ट मेरे को 30 दे सकता है और कोई प्राइम नंबर नहीं हो सकता यहां पे जो मेरे को 30 दे दे। और कन्वेंशनली ऐसे नहीं लिखता हूं मैं, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखा जाता है। बात फील हुई? दोबारा से इस चीज को फील करेंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरे साथ।
मतलब सर आप कहना चाहते हो कि इस ब्रह्मांड में जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, अगर मैं उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो वो जो प्राइम नंबर्स मेरे को मिलते हैं उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए, वो ही प्राइम नंबर्स उसी तरीके से कंबाइन होकर जो मेरे को दिख रहे हैं वो नंबर दे सकते हैं। एंड दैट इज द इकलौता तरीका टू डू इट। कोई और प्राइम नंबर आपस में कंबाइन होके वो नंबर नहीं दे सकते, वो कॉम्पोजिट नंबर नहीं दे सकते। कितनी खूबसूरत बात है, इसलिए थ्योरम है, क्योंकि ये हमेशा ट्रू है मैथ्स के अंदर, इसलिए इसको थ्योरम बोला जाता है। कहीं पर भी तुमको इसका वायलेशन होते हुए नहीं दिखाई देगा। ठीक है। अब यूज ऑफ एफटीए क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यार 4 की पावर n एंड विद डिजिट 0, ऐसे सवाल, ऐसे एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में भी है, तो मैं सोचूंगा यार कि 4 की पावर n है दोस्तों। ठीक है। तो यहां पर मेरे को पता है यार कि 4 की पावर n है, अगर मैं इसको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में थोड़ा सा लिखना चाहूं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो आप बोलोगे सर ये 4 की पावर n है तो ये 2 का स्क्वायर हो सकता है और पावर यहां पे n हो सकती है, सर ये 2 की पावर 2n हो जाएगी। तो यहां पर जो प्राइम नंबर है ना वो सिर्फ और सिर्फ 2 है, और मेरे से पूछा गया है कि 4 की पावर n कभी जीरो में एंड कर सकती है। जीरो में वही नंबर एंड कर सकता है जहां पे 2 और 5 दोनों के दोनों एज प्राइम फैक्टर्स प्रेजेंट हो दोस्तों। लेकिन 4 की पावर n के बारे में जब मैंने डिटेल में जाके देखा तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 दिख रहा है एज प्राइम फैक्टर, 5 नहीं दिख रहा है, जबकि 2 और 5 दोनों की जरूरत होती है 10 बनाने के लिए जहां से जीरो आता है। इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल, इट कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। ऐसे सवाल आते हैं, आपको बेटर तरीके से समझ भी आ गए। अब आते हैं भाई कि हम लोग इसी चीज को, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करके एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट मेंशन्ड है, इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड पूरा का पूरा चीजें सॉल्व होती हैं। अगर आपको नंबर्स दिए गए हैं, 2 नंबर्स भी हो सकते हैं, 3 नंबर्स भी हो सकते हैं, जितने मर्जी नंबर्स हो, आई डोंट केयर। ठीक है, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो देखो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं 2 नंबर्स का। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर जो नंबर्स लिए हुए हैं ना वही मैं ले लेता हूं, 510 और 92। ठीक है, 510 और 92, ये 2 नंबर्स हैं पिक्चर के अंदर जिनका मेरे को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एप्लीकेशन। ठीक है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो अपन लोगों को करना क्या होता है दोस्तों, जो भी नंबर्स गिवन है, जैसे यहां पे 2 नंबर्स गिवन है, दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अगर मैं आपसे बोलूं कि 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो आप चुपके से मेरे साथ ऐसे साइड पे आ जाना और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना चालू कर देना। 2 से डिवाइड कर दूंगा सर तो आ जाएगा 205, नहीं 255, सॉरी। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 255। फिर सर ये जाएगा मेरा 3 से, तो 3 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, 3 अठे 24 और 1 5 85। ठीक है, 85 टाइम्स चला जाएगा। अब ये किससे जाएगा सर, ये 3 से नहीं जा रहा है, ये 5 से चला जाएगा सर, और फिर 17 ले आएगा। 17 सर प्राइम नंबर है तो सिर्फ खुद से ही जाएगा। तो मेरे को 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गई है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और ध्यान रखना प्राइम फैक्टराइजेशन को पावर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, यहां पर किसी की भी पावर 1 से ज्यादा नहीं है, इसलिए पावर फॉर्म में नहीं लिखा, ऐसे ही छोड़ दिया। अब आते हैं 92 पे। सर 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए एकदम कोने पे आ जाओ फटाफट मेरे साथ। 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे मिलेगा 46, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो मिलेगा 23। अब सर 23 तो खुद में ही प्राइम नंबर है, तो खुद को खुद से ही खत्म कर देगा। तो आप लोगों को 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन मिली है 2 का स्क्वायर, देखो पावर फॉर्म में लिखा है, यहां पे पावर बन रहा था तो, और 23। इसको थोड़ी देर के लिए अब हटा दो। अब जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके पावर फॉर्म में लिख देते हो तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनना प्लीज, इस रूल को दिमाग में रखना। आप लोगों के जो नंबर्स गिवन है ना, आपने उनका जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपको जो दोनों में कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं, जैसे यहां पे 2 ही सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर है, 3 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, 17 दोनों में नहीं है, 23 दोनों में नहीं है, सिर्फ 2 है। तो वो आप नंबर उठाएंगे, वो कॉमन प्राइम फैक्टर उठाएंगे और उसकी लोएस्ट पावर देखेंगे कि कहां पर है। तो यहां पे 2 की पावर 1 है, यहां पे 2 की पावर 2 है, तो लोएस्ट पावर को लेंगे और वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब यहां पर मान लो 2 के अलावा भी कोई कॉमन प्राइम फैक्टर होता तो प्रोडक्ट में लेता और उसकी भी लोएस्ट पावर देखता नंबर्स में और ले लेता। ठीक है, तो यहां पर मेरा एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम क्या होता है, भाड़ में जाए कॉमन प्राइम फैक्टर्स।
जो भी फैक्टर्स दिख रहे हैं ना दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में, सबको लिस्ट कर दो सबसे पहले प्रोडक्ट लगा के। तो 2 दिख रहा है लिख दिया, 3 दिख रहा है लिख दिया, 5 दिख रहा है लिख दिया, 17 दिख रहा है लिख दिया, 23 दिख रहा है लिख दिया। सबके बीच में डालो गुने का साइन, मल्टीप्लीकेशन का साइन, और सबकी आपको जो भी दोनों के अंदर हाईएस्ट पावर दिख रही है ना वो लेनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर यहां पे 1 है और यहां पे 2 है, तो कौन सी लूंगा मैं? 2 लूंगा। यहां पे 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की 1 है, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट आप लोग निकाल लेना, ठीक है। अब खुद सोचो इसका, अगर आप एक तरीके से यार लिस्टिंग मेथड से या फिर डिवीजन वाले मेथड से करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं कुछ ऐसा भी एग्जांपल ले लेता हूं जहां पे 3 नंबर्स हैं मेरे पास। जैसे मान लो मेरे पास नंबर्स हैं 48, 64 एंड 72। तो ऐसा नहीं है कि ये तरीका एचसीएफ एलसीएम निकालने का सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड है, ये 3 नंबर्स पे भी आप लगा सकते हो, उससे ज्यादा नंबर्स पे भी लगा सकते हो। क्या करना पड़ेगा? हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो इन पावर्ड फॉर्म। 48 और कुछ नहीं होता सर, 48 का मतलब होता है कि आपने 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, और सर या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि 4 को अगर मैं एक और, तो 8 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया है, या फिर सर आपने 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया। सर 16 2 की पावर 4 होता है और फिर 3 होता है, ठीक है। ये जो मैंने सोचा आप ऐसा साइड में जाके कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही टाइम लगेगा। 64 का मतलब क्या होता है सर? 32 गुना 2। 32 भी 2 की पावर में आता है, तो 64 भी 2 की पावर में आएगा। तो 64 और कुछ नहीं होता, एक्चुअली 2 की पावर 6 होता है, ठीक है। और 72 की अगर मैं बात करूं तो 72 कुछ नहीं है सर, 24 टाइम्स 3 है, और 24 से एक और 3 निकाल दूं तो ये हो जाएगा सर 8 टाइम्स 9। 8 का मतलब होता है 2 क्यूब और 9 का मतलब होता है सर 3 स्क्वायर। तो अगर मेरे को अब एचसीएफ लेना है तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ वो कॉमन नंबर्स देखने हैं जो हर जगह मेरे को दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर भी अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 ही है। 2 के अलावा कुछ होता तो दोनों नंबर्स प्रोडक्ट में लिखता और दोनों की फिर लोएस्ट पावर देखता और लगा देता, ठीक है। यहां पर 2 है इसलिए सिर्फ 2 ही लिखा जाएगा। और देखो 4 6 3 में से सबसे छोटा कौन है? 3, तो इसलिए एचसीएफ हो जाएगा 8। और एलसीएम क्या हो जाएगा? भाड़ में जाए कॉमन फैक्टर, सारे के सारे लिखो। 2 है और 3 है, ये दोनों तो कॉमन, यहां पे दोनों 2 और 3 ही तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं। और इनकी हाईएस्ट पावर हम आपको लेनी है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 6 है, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, विच इज नथिंग बट 64 टाइम्स 9। 64 टाइम्स 9 विल बी द एलसीएम। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 640 में से 64 को हटा दो भाई साहब। तो 640 में से अगर 64 हटा दे तो 580 और 576। दिस इज माय आंसर। बात समझ आ गई? तो अब फटाफट से इस चीज को एक बार रीड करके फील कर लो। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द गिवन नंबर्स। जब आपने उसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्मेट में लिख दिया है पावर्ड फॉर्म, एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, नॉट जस्ट कॉमन, ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। बात समझ आ गई? तो ये है आपकी एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इरेशनैलिटी के पास जाने से पहले कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने ऑलरेडी कर दी हैं। कोप्राइम नंबर्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, ऐसे नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, और ये मैं आपको एग्जांपल्स दे चुका हूं सारे के सारे, कि दोनों नंबर्स आपके प्राइम हो सकते हैं, एक प्राइम एक कॉम्पोजिट हो सकता है, दोनों के दोनों कॉम्पोजिट हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज को प्राइम। अगर आपसे कोई बोले n और n+1, यार ये दोबारा से हैंग कर रहा है, ठीक है गाइस, एक सेकंड देना प्लीज। n थोड़ा सा ज्यादा भर गया है, हो गया, बस रुक जाओ। n और n+1, इस टाइप के जो भी नंबर्स होंगे ना, ये हमेशा को प्राइम नंबर्स होंगे। 2021, 24-25, 2024, 2025, 2026, 2027, ये सारे के सारे को प्राइम नंबर्स है, तो प्लीज इस बात को भी याद रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एलसीएम एचसीएफ की, जहां से हर साल एक सवाल आना तय है।
अगर कोई से भी दो नंबर्स आप लेते हो, उनका प्रोडक्ट अगर आप करते हो, तो आपको हमेशा दिखेगा कि उन दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एंड दिस इज वैलिड ओनली फॉर टू नंबर्स। ध्यान रखना, ये तीन नंबर्स के लिए दोस्तों वैलिड नहीं है। मतलब सर आपका कहने का मतलब ये है कि मैंने अगर मान लो दो नंबर्स ले लिए 9 और 16, या फिर मान लो 12 और 16, मेरे को पता है इनका एचसीएफ क्या होता है, 4 होता है सर, और इनका एलसीएम क्या होता है, 48 होता है सर। तो 4 × 48 अगर मैं निकालूंगा तो ये किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा सर मेरा 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 50 200, और ये हो जाएगा 192। और 16 × 12 करते हो अगर तुम, यहां से भी तुमको 192 मिलता है। तो तुमको दिख रहा है 12 टाइम्स 16 इज नथिंग बट द एचसीएफ ऑफ 12 and 16 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ 12 and 16। बट प्लीज रिमेंबर दिस इज ओनली वैलिड फॉर टू नंबर्स। तीन नंबर्स के लिए एक अलग रिजल्ट होता है। तुम्हारी एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे वो रिजल्ट दिया भी हुआ है, लेकिन उससे सवाल नहीं आएगा तुम्हारा, लेकिन वो रिजल्ट फिर भी तुम दिमाग में रख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। अगर ए और बी दोनों के दोनों मान लो कोप्राइम नंबर्स हैं, तो ए और बी का प्रोडक्ट तो सीधा सीधा एलसीएम के बराबर हो जाएगा। इसलिए जब तुम लोगों को ऐसे नंबर्स मिलते हैं ना 4 और 9 टाइप के, तो हमारा एलसीएम सीधा सीधा इनका प्रोडक्ट हो जाता है। करते होगे तुम ऐसा, जब फ्रैक्शंस को तुम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते होगे, एलसीएम के बारे में सोचते होगे, तो कहीं ना कहीं पे ये थॉट चलता है तुम्हारे दिमाग में। तो इसलिए ध्यान रखना, जब तुम्हारे दो नंबर्स कोप्राइम नंबर्स होते हैं तो उनका प्रोडक्ट सीधा सीधा एलसीएम के बराबर हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसपे सवाल आते हैं, तुम्हारे अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। कैसा सवाल बन सकता है इस पे, सर वो समझा दो। कैन देयर बी टू नंबर्स जिनका HCF 18 हो और LCM 340 हो? तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या 18 340 का फैक्टर है या फिर 18 का मल्टीपल 340 होता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप HCF और LCM में हमेशा एस्टैब्लिश रहेगा कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM एंड LCM इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ HCF। ध्यान रखना। तो आपको पता है कि 18 की टेबल में भाई साहब 340 नहीं आता, 360 आता है। हेंस दिस केस इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं पूछूं कि क्या ऐसे कोई दो नंबर्स हैं जिनका HCF 13 हो जाए और उनका LCM मान लो 68 हो जाए, तो आपको पता है कि 13 की टेबल में 68 नहीं आ सकता है। हेंस दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहां पर अगेन दो स्टेटमेंट दी हुई है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। कोई से भी दो नंबर्स ले लो, 2 × 3, 4 × 5, 5 × 6, क्योंकि उनमें से एक नंबर इवन होगा ही होगा, तो हमेशा 2 से डिविजिबल रहेगा प्रोडक्ट। और सिमिलरली तीन कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर तुम प्रोडक्ट लेते हो ना, तो प्रोडक्ट हमेशा 3 से डिविजिबल और 6 से डिविजिबल रहेगा। आई एम सॉरी, क्योंकि उसमें 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल दोनों आता है, इसलिए 6 से डिविजिबल रहेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को पता होता है, ये वाला नहीं पता होता है, लेकिन प्लीज अपने नोट्स में डाल लेना, इससे भी सवाल आ सकते हैं। अभी तक नहीं आए हैं लेकिन आ सकते हैं। तीन कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा 6 से डिवाइड होते हैं। 2 × 3 × 4 ले लो, 5 × 6 × 7 ले लो, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, बड़े नंबर्स भी ले लो चाहे यार, 201, 202, 203। ये 3 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है। हमेशा जो तीन कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लोगे उसमें से एक तो इवन होगा ही होगा और एक नंबर 3 के टेबल में आता ही होगा, इसलिए 6 से हमेशा डिवाइड होता है। चलो भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इर्रेशनल नंबर बट हाउ डू वी प्रूव इर्रेशनैलिटी। अब हम लोग प्रूविंग वाले उस पे आ रहे हैं कॉन्सेप्ट पे। तो जैसे मान लो कि इस टाइप के सवाल आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आते हैं कि √3 √5 2 + √3 को इर्रेशनल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग एक थ्योरम का यूज करते हैं और एक मेथड का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड या फिर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो सबसे पहले हमको ये थ्योरम पढ़नी है जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे ही बेस्ड है, ठीक है। इस थ्योरम को पढ़ते हैं और फिर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। थ्योरम क्या कहती है, हम लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर एक नंबर है,
then P must also divide A. This will be a prime factor of A also. ये वो कहने की कोशिश कर रहा है where A is a positive integer. चलो यार इस थ्योरम को ना फील करते हैं तो थोड़ा सा और मजा आएगा और क्वेश्चन को विजुअलाइज करने में और ज्यादा बेटर अप्रोच आप लगा पाओगे। तो सबसे पहले मैं कोई भी ना एक ए स्क्वायर टाइप का नंबर ले लेता हूं, जैसे मैंने मान लो ले लिया 9। 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं देखूंगा तो ये 3 स्क्वायर या फिर 3 टाइम्स 3 हो जाएगी। तो क्या मैं दोस्तों यहां से बोल सकता हूं कि 3 9 का एक फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं, ये ए स्क्वायर की तरह मैं इमेजिन कर रहा हूं, तो अब मैं ए के बारे में सोच रहा हूं, तो ए का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लूंगा तो उसमें भी 3 तो आएगा ही आएगा। तो यानी कि यहां पर इसको आप पी की तरह इमेजिन करेंगे। पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी अपना ए को भी डिवाइड करेगा। थोड़ा सा इसी को ही आगे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अब आपको और अच्छे तरीके से कॉम्प्लेक्स पिक्चर समझ आएगी इस थ्योरम की। और थ्योरम का मतलब क्या है कि हमेशा ट्रू होगा। तो मान लो मैं कोई बड़ा स्क्वायर नंबर लेता हूं और ऐसा नंबर लेता हूं जिसमें मेरे ना प्राइम फैक्टर्स एक से ज्यादा हो, जैसे यहां पे तो खाली 3 दिख रहा था ना, तो जैसे मान लो मैं ले लेता हूं 15 का स्क्वायर विच इज 225। 225 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 15 का स्क्वायर होता है ये, तो 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5। तो यहां पर 225 का 3 भी है प्राइम फैक्टर और 5 भी है प्राइम फैक्टर। तो आप P को 3 भी इमेजिन कर सकते हो अपने दिमाग में और 5 भी इमेजिन कर सकते हो। ये आपका ए स्क्वायर हो गया। तो अगर मैं ए की बात करूंगा विच इज 15, उसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो आपको 3 गुना 5 मिलेगा। तो अगर आप 3 को इमेजिन कर रहे थे एज P, तो 3 तो 15 का भी फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, और अगर आप 5 को इमेजिन कर रहे थे तो 5 भी 15 का प्राइम फैक्टर है। यहां से आप विजुअलाइज कर पा रहे होगे इफ एनी प्राइम नंबर, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, इफ एनी प्राइम नंबर इज देयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वायर, तो वही प्राइम नंबर ए की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी होगा। ये इस थ्योरम का समरी है, ये विजुअलाइज करना है। यूजुअली ये स्टेटमेंट पढ़ के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ए स्क्वायर की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन को विजुअलाइज करोगे, उसमें अगर कोई एक प्राइम नंबर है पी, तो वही प्राइम नंबर ए की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी दोस्तों मौजूद होगा। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे सवाल आते हैं भाई, प्रूव रूट 3 इरैशनल। कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो फैक्ट है, मैं प्रूव क्यों करूं, लेकिन यार प्रूव करना पड़ता है आपको। और आपको इस प्रूफ में हो सकता है कि बहुत सारी चीजें पता हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो आपने अभी तक रट ली होंगी कि यार ऐसे ऐसे इसको प्रूफ करना है, लेकिन आपको अब एक एक चीज ना बड़ी बारीकी से समझ आएगी, इसलिए प्लीज आराम से समझना। तो हम लोग इसके लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं दोस्तों, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, कि हम लोग उल्टा सोचते हैं। जैसे मान लो मेरे को कोई बोल दे कि भाई आप ना मैथ्स के अच्छे टीचर नहीं हो, तो मैं उसको गलत कैसे प्रूफ करूंगा कि भाई तू मेरे को सवाल दे, जितने दे सकता है मैं बना के दिखाऊंगा। तो अगर मेरे को रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है तो मैं उल्टा सोचना चालू करूंगा कि लेट रूट 3 भी रैशनल। और अगर ये बात सच है तो क्या रूट 3 को पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर P और Q मेरे क्या हो जाएंगे दोस्तों, इंटीजर्स हो जाएंगे। P और Q मेरे कोप्राइम पेयर होने चाहिए, बोलो हाँ या ना। और उसके साथ साथ Q कांट बी इक्वल टू 0। ये सारी कंडीशनिंग लिखनी होती है, तब जाके प्रॉपर मार्क्स तुमको मिलेंगे दोस्तों। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं स्क्वेयरिंग कर दूंगा दोनों साइड पे, या फिर Q को इस साइड पे ले जाके स्क्वेयरिंग कर दूं, जैसा आपका मन करे। तो क्या P स्क्वायर मेरा Q स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 Q स्क्वायर के बराबर आएगा। अब बस इस चीज को अच्छे से विजुअलाइज करना है अपने को, और यहां पर थ्योरम को विजुअलाइज करना है। पी स्क्वायर को आप 3 टाइम्स क्यू स्क्वायर की तरह लिख पा रहे हो, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं जो ये 3 है वो पी स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है। तो कैन आई से फ्रॉम हियर दैट 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर। इफ आई कैन से दिस, so from the theorem can I also say that 3 must divide P? अब अगर 3 P को भी डिवाइड कर रहा है तो P की प्राइम फैक्टराइजेशन भी कुछ ऐसे टाइप की होगी, 3 आएगा और आगे कुछ C ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी C D जो भी आपका मन करे। अब यहां पर P की वैल्यू 3C है, ठीक है। इस वाले में P की वैल्यू 3C को सब्स्टिट्यूट अगर मैं कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में 3C का होल स्क्वायर यानी कि 9C स्क्वायर हो जाएगा।
3q² के बराबर, और यहां से मेरे को q² मिलेगा 3c² के बराबर। अब जो चीज तुमने यहां पर विजुअलाइज करी दोस्तों, वो चीज यहां पे विजुअलाइज करो और बताओ q² की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 आ रहा है, दैट मीन्स 3 डिवाइड्स q²। And if I say this, I can also say 3 divides q। अब इस वाली बात को ऑब्जर्व करो और इस वाली बात को ऑब्जर्व करो। 3 p को भी डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है, और तुमने तो बोला था कि भाई p और q कोप्राइम होंगे, ये रैशनल नंबर है, ऐसे ऐसे कहानी तुमने मान ली थी, तो ये सारी कहानी तो तुम्हारी गलत हो गई। Hence we say that our assumption is wrong and √3 is an irrational number। ये इसका पूरा का पूरा प्रूफ है। लेकिन अब आपको एक एक चीज चमकी होगी कि कैसे अप्लाई किया, कैसे हमने इस कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड को यूज किया, उसी चीज को एंड में गलत कैसे बोल दिया, सारी चीज अब आपको बढ़िया तरीके से विजुअलाइज हो गई होगी। वो थ्योरम को फील करना दोस्तों बहुत जरूरी है। अब मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जिसके अराउंड सीबीएसई लास्ट 2 साल से बहुत सवाल पूछ रही है। ठीक है, कैसे सवाल पूछ रही है? मैंने आपको बताया था ना कि नंबर्स के बारे में, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स के बारे में हमको बहुत डिस्कशन करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी में वो डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन 8th 9th में हमने जो भी पढ़ा है, जो भी सोचा है ना, उसके अराउंड भी सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि अगर मैं 2 रैशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो दोस्तों मेरे को क्या मिलेगा? क्या मेरे को हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा? क्या मेरे को हमेशा इरैशनल नंबर मिलेगा? या फिर मूड पे है कि सर कभी रैशनल मिल जाएगा और कभी इरैशनल मिल जाएगा, क्या केस होगा? तो आप खुद सोचो कि रैशनल नंबर यहां पे दोनों फ्रैक्शंस की तरह मान लो, या फिर तो डेसिमल्स की तरह मान लो जो कि टर्मिनेटिंग है, या फिर ऐसा रिपीटिंग डेसिमल है। और इरैशनलिटी कहां से आती है? या रूट से आ जाती है इरैशनलिटी, √2 √3 टाइप से, पाई से आ जाएगी इरैशनलिटी, या फिर ऐसी डेसिमल मेरे को एक्सपेंशन चाहिए जहां पर ना तो टर्मिनेट हो रही है वो, ना कोई रेपिटेटिव पैटर्न है। तो अगर आप 2 रैशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इरैशनलिटी कहीं से भी घुस सकती है क्या इनकी दुनिया में? कोई चांस ही नहीं है रैशनलिटी घुसने का। तो रैशनल नंबर्स को अगर आप आपस में ऐड या माइनस करोगे तो आप रैशनल नंबर्स की दुनिया में ही रहते हो, तो आपको हमेशा रैशनल नंबर्स ही मिलेंगे। अब यहीं पर ही दोस्तों ट्रिकी सवाल क्या है कि अगर मैं 2 इरैशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? हमेशा इरैशनल, हमेशा रैशनल, कभी रैशनल कभी इरैशनल, क्या होगा? तो सबसे पहला थॉट ये आएगा, सर यहां पे भी रूट होगा, यहां पर भी कुछ रूट होगा, तो सर रूट तो गायब होगा नहीं, तो हमेशा इरैशनल। अब ध्यान से ना यहां पर हम थोड़ा सा सोचेंगे। मान लो आपको इस टाइप की चीज दे दी जाए, ये दोनों इंडिविजुअली इरैशनल है ना, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो यहां पर जिसकी वजह से इरैशनैलिटी आ रही है और यहां पर जिसकी वजह से आ रही है, ये एक दूसरे को खाने वाले हैं। आंसर मेरे को 6 मिलेगा जो कि रैशनल है। मतलब 2 इरैशनल नंबर्स का सम रैशनल हो सकता है। यहीं पर ही अगर इस टाइप की चीज हो जाए 3 + √5 + √2, ये भी इरैशनल, ये भी इरैशनल, अल्टीमेटली मेरे को एक इरैशनल नंबर ही मिलने वाला है। तो 2 इरैशनल नंबर्स का सम इरैशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ केस यू आर टेकिंग। प्लीज इसको लिखते चले जाना, नोट बनाते रहना इसके, बहुत एजर्शन रीजन इस पे पूछ रहा है सीबीएसई। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन वाले पे, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर आप 2 इरैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको क्या क्या मिल सकता है? जैसे मान लो √3 और √2, तो आपको एक इरैशनल नंबर ही मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखते हैं कि क्या मेरे को रैशनल नंबर मिल सकता है सब्ट्रैक्ट करने पे। तो मान लो मैंने कुछ ऐसी चीज ले ली, √5 +2 एंड माइनस ऑफ √5 +2, ठीक है, इस टाइप की चीज मैंने ले ली। या फिर एक काम करो, यहाँ पे माइनस साइन आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा ना, तो ऐसी कुछ चीज ले ली, ठीक है। √5 +2 और √5 - 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये भी इरैशनल है दोस्तों, ये भी इरैशनल है। √5 +2 यहाँ पे माइनस साइन के साथ खोलोगे तो ये हो जाएगा और +2 हो जाएगा, जो कि मेरे को 4 देगा अल्टीमेटली। तो यहां पर भी आप लोगों की जो इरैशनैलिटी है वो गायब हो रही है माइनस साइन की वजह से, इसलिए आपको रैशनल नंबर मिल रहा है।
तो इरेशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इरेशनल भी मिल सकता है, रैशनल भी मिल सकता है, दोनों केसेस पॉसिबल होते हैं। अब यहां पर आप लोगों को एक चीज और सीखनी है, मल्टीप्लीकेशन वाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा? यहां पर रैशनैलिटी है, यहां पर भी रैशनैलिटी है, इरेशनैलिटी पैदा हो सकती है क्या कहीं से भी? नहीं हो सकती सर, ये भी रैशनल नंबर्स की दुनिया में ही रहेगा। अब अगर एक रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूं, और यहां पर मैं एक कंडीशन बोल रहा हूं कि रैशनल नंबर जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, ठीक है? नॉन जीरो के हिसाब से सोचना प्लीज, क्योंकि ये स्टेटमेंट लिखी होती है, इसको आप जीरो डाल दोगे तो इरेशनल नंबर कोई सा भी हो जीरो हो जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा, लेकिन वो वाला केस अपने को नहीं सोचना। नॉन जीरो रैशनल नंबर को अगर आप एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? अब ये इरेशनैलिटी गायब करने का कोई तरीका है क्या? रूट हो, यहाँ पे रूट 3 हो, 2 + √5 टाइप की कोई चीज हो, तो आप उसको गायब कर सकते हो, नलीफाई कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ये इरेशनैलिटी या तो इरेशनैलिटी से ही गायब हो सकती है, यहां पर और कोई इरेशनैलिटी नहीं प्रेजेंट है, तो आंसर आपको इरेशनल ही मिलेगा। इरेशनैलिटी को इरेशनैलिटी गायब कर सकता है, जैसे प्लस और माइनस वाले केस में दिखाया था। अगर आप दो इरेशनल का प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे मान लो √2 टाइम्स √2 ले लिया, तो 2 मिल जाएगा ना, तो इरेशनैलिटी गायब हो गई। या फिर इस टाइप का केस हो जाए आपका 5 + √2, 5 - √2 टाइप का केस हो जाए, यहां पर भी आपकी इरेशनैलिटी गायब हो जाती है। a + b, a - b की आइडेंटिटी लगाओगे, a² - b² तो 25 - 2 23, विच इज अगेन रैशनल। तो इरेशनल टाइम्स इरेशनल आपको रैशनल भी दे सकता है, और अगर आप ऐसा केस ले लो √2 टाइम्स √3, तो ये √6, तो ये आपको इरेशनल दे सकता है। बात समझ आ गई? प्लीज इन सारी बातों को अपनी लैंग्वेज में नोट्स में डाल लेंगे, क्योंकि यहां से असर्शन रीजन दोस्तों आता है, ठीक है? यहां से आपका असर्शन रीजन आता है। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, आ जाओ भाई। इस टाइप का सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे कि सर 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है और √5 आपको इरेशनल है, ये गिवन है। ऐसे टाइप के सवाल और ज्यादा आसान होते हैं, क्योंकि हमको उसको रेफरेंस मान के सॉल्व करना होता है। तो अगेन मैं चालू वैसे ही करूंगा दोस्तों, कि मैं मान लूंगा कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है, यानी कि ये p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q मेरे क्या है दोस्तों? इंटीजर्स हैं। अब यहां पे ना √5 को मेरे को आइसोलेट करना है। आइसोलेट का मतलब है कि इसको मेरे को अकेला करना है। तो सबसे पहले 3 को मैं उस साइड पे भेज देता हूं, भेज दिया। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका p - 3q/q। √5 को अकेले करने के लिए 2 को भी भेजना पड़ेगा, तो p - 3q/2q। अब थोड़ा सा प्लीज इस पे ना गौर डालो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो इरेशनल है, और राइट हैंड साइड पे क्या आप कुछ कमेंट कर पाओगे? p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, तो p - 3q भी अल्टीमेटली एक इंटीजर ही मिलेगा, 2q भी अल्टीमेटली एक इंटीजर ही मिलेगा। तो ये p/q की फॉर्म ही है, एक तरीके से कुछ a/b टाइप का है, जहां पे a और b दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। तो ये राइट हैंड साइड वाली चीज आपको रैशनल नंबर शो कर रही है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कभी भी कोई भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो यहां पर आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल रही है, हेंस योर assumption इज कंप्लीटली रॉन्ग, देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, आपको वन शॉट्स में एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। एक एडिशनल एक्सटेंशन वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि इस पे सवाल आए तो तुम लोग बना पाओ, ठीक है? आराम से सुनना। सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने बताया था HCF टाइम्स LCM इक्वल्स टू A टाइम्स B होता है। ये 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं होता, मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि HCF टाइम्स LCM ऑफ 3 नंबर्स विल बी इक्वल टू A टाइम्स B टाइम्स C। इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, आप उस पे जाके नजर मार सकते हो। मैं आपको रटना रेकमेंड नहीं करूंगा, आप उसको नजर मार सकते हो, इससे सवाल नहीं आएगा। लेकिन ऐसा सवाल आ सकता है जहां पे वो फ्रैक्शंस दे दे दोस्तों आपको, और उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने को बोले। अब आप यहां पे थोड़ा सा चौंक जाओगे कि सर यार मैंने तो अभी तक होल नंबर्स के बारे में सोचा है ना? अभी तक मैंने तो ऐसा 4 और 6 का निकालो, 216 और 278 का निकालो, ऐसे नंबर्स का सोचा है। फ्रैक्शंस का मैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे सोचूं? तो ध्यान से देखना, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं। जैसे मान लो आपके पास नंबर है 1/2 और 1/3,
आपको इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। प्लीज इसको आराम से समझेंगे। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, फ्रैक्शंस के लिए जो भी चीज निकालनी है ना वो चीज न्यूमरेटर में डोमिनेट करती है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर्स का एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो एक और एक का एचसीएफ क्या होगा, 1 itself। और डिनोमिनेटर में फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, जो चीज निकालनी है वो न्यूमरेटर में आएगी, उसके उल्टे वाली, जैसे एचसीएफ आ रहा है तो नीचे एलसीएम, ऊपर एलसीएम आ रहा है तो नीचे एचसीएफ। तो 2 और 3 का मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा, न्यूमरेटर्स का एचसीएफ और डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, दैट विल बी 6। तो 1/2 और 1/3 का एचसीएफ 1/6 है। आप ये दोस्तों चेक भी कर सकते हो, मैं करवा भी देता हूं आपको चेक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात आ रही है ना, तो 1/6 इसका दूसरा मल्टीपल लिखोगे तो क्या मिलेगा, 1/3। इसका तीसरा मल्टीपल लिखोगे तो क्या मिलेगा, 1/2। तो देखो 1/6 की टेबल में 1/2 भी आता है, 1/3 भी आता है, इसलिए ये उसका एचसीएफ है। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो चीज निकालनी होती है वो न्यूमरेटर में डोमिनेट करती है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, 1 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 1 और 2 और 3 का एचसीएफ हो जाएगा 1। तो इन दोनों का एलसीएम क्या है, 1 के बराबर है। अगेन आप क्रॉस चेक कर सकते हो, 1/2 की टेबल में भी 1 आता है, आप इसको दो सेकंड मल्टीपल पे जाओगे तो 1 पे पहुंच जाओगे, और 1/3 के थर्ड मल्टीपल पे जाओगे तो 1 पे पहुंच जाओगे। क्लियर कहानी, बात समझ आ गई सभी को। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, है ना, उससे और क्लैरिटी मिलेगी अपने को। थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जांपल लेता हूं। मान लो 5/6 और 7/8 का मेरे को एचसीएफ और एलसीएम निकालने का है। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं सबसे पहले। अगर आपको एचसीएफ निकालना होता है फ्रैक्शंस का, तो आप लोग न्यूमरेटर्स का एचसीएफ लेते हो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हो। ठीक है, प्लीज ये चीज अपनी नोट्स में डाल लेना। इससे सवाल आने के 2% चांस है, लेकिन अगर आ गया तो आपको आता है ये कॉन्सेप्ट। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकाला जाता है, न्यूमरेटर का एलसीएम लूंगा दोस्तों और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लूंगा। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इन दोनों का, 5 और 7 का मेरे को एचसीएफ लेना है जो कि 1 होगा, 6 और 8 का मेरे को एलसीएम लेना है, 6 और 8 का मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो एचसीएफ हो जाएगा इन दोनों का 1/24। एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूमरेटर का मेरे को एलसीएम लेना है 35 और डिनोमिनेटर का मेरे को लेना है एचसीएफ। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2। तो 35/2 विल बी द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। बात समझ आ गई। ओपी जी ओपी। चलो थोड़े से सवाल बनाते हैं। ठीक है, थोड़े से सवाल बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूँ। जितना भी टाइम प्रॉब्लम्स में लगेगा, आप सारी प्रॉब्लम्स को ही टाइम देते हैं। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो तुमको रटा दी जाती हैं कि यार अगर तुमको लीस्ट वर्ड दिखा, मैक्सिमम वर्ड दिखा तो ये कर देना, वो कर देना। तुमने ऐसा सुना होगा बहुत सारे टीचर्स से। वो सारी चीज अपन लोग फील करेंगे, विजुअलाइज करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बहुत मजा आने वाला है तुमको अप्रोचेस देख के। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज, तो देखो कुछ भी नहीं है, विजुअलाइज करो कि ये तुमको एक तरीके से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को डायरेक्टली अप्लाई करने को दे रहा है कि कोई a कॉम्पोजिट नंबर है जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो तुमको x³ y² मिला। x और y प्राइम नंबर्स हैं, क्लियरली मेंशन्ड है। और सिमिलरली b एक कॉम्पोजिट नंबर है जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो xy³ मिला। इन दोनों का एचसीएफ बताना है अपने को। एचसीएफ के लिए क्या करना होता है, जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं वो ले लो, प्रोडक्ट करो और इनको इनकी लीस्ट पावर जो दिख रही है ना वो यहां पर प्लेस करो। x की लीस्ट पावर 3 और 1 में से हो गई 1, y की लीस्ट पावर 2 और 3 में से हो गई 2। तो आंसर आएगा xy², दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अगेन सेम टाइप का सवाल है, इसमें एलसीएम पूछा गया है तो एलसीएम प्रैक्टिस हो जाएगा। P एक कॉम्पोजिट नंबर है जिसको मैं a और b प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, ab²। q को मैं लिख सकता हूं a³ b। तो मेरे को अगर इनका एलसीएम निकालना है दोस्तों, तो सबसे पहले एलसीएम में तो सारे फैक्टर्स लेने होते हैं और यहाँ पे दोनों फैक्टर्स ही कॉमन है। तो a और b लिया, प्रोडक्ट लगाया। a की हाईएस्ट पावर क्या है, दोनों में 3 है, b की हाईएस्ट पावर है 2। तो a³ b², दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर कहानी। चलो बढ़ते हैं और आगे। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। द लीस्ट नंबर
दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। बोथ इंक्लूसिव का मतलब है कि 1 को भी लेना है 10 को भी लेना है। अगर यहां पे बोथ एक्सक्लूसिव लिख देता तो 1 और 10 को अपने को स्किप करना था। इन शॉर्ट ये सवाल आपका एलसीएम मांग रहा है कि 1 से 10 तक के नंबर्स का एलसीएम क्या होगा। अब आपके दिमाग में यहां पे चल रहा होगा सर आपने दो नंबर्स को लेके एलसीएम कैसे निकालते हैं, तीन नंबर्स को लेके कैसे निकालते हैं। आपने बताया जो हमने पढ़ा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वो 3 से बड़े नंबर्स के लिए भी लग सकता है, मतलब 10 नंबर्स के भी लिए मैं लगा सकता हूं क्या, बिल्कुल लगा सकता हूं, मैं तुमको लगा के दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले तुम इस रिजल्ट को लिख लो, एलसीएम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज 2520। ठीक है, तो इसका आंसर 2520 होगा। कैसे, अब मैं तुमको बता रहा हूं। देखो एक से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, एक तो रहेगा ही रहेगा, तो दो से मैं पिक्चर चालू कर रहा हूं। दो का प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपली 2 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2 स्क्वायर, 5 का हो जाएगा सिंपली 5 दोस्तों, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 गुना 3, 7 का हो जाएगा सिंपली 7, 8 का हो जाएगा 2 क्यूब, 9 का हो जाएगा 3 स्क्वायर और 10 का हो जाएगा 2 टाइम्स 5। अब मैं जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में सीख के आया हूं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, वही कॉन्सेप्ट में यहां पे दोस्तों अप्लाई करने वाला हूं। तो सबसे पहले सारे फैक्टर्स लिख लो एलसीएम के लिए। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, यही है ना, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है दोस्तों, 2 की हाईएस्ट पावर है 3। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है दोस्तों, 3 की हाईएस्ट पावर है 2। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है दोस्तों, 5 की हाईएस्ट पावर है 1। 7 की हाईएस्ट पावर क्या है दोस्तों, 7 की हाईएस्ट पावर है 1। बस कर दो गुणा। इसको सॉल्व करोगे तो तुमको 2520 ही मिलने वाला है। ठीक है भाई, तो ये जो आप सीख कर आए हो ये आप 10 12 15 20 जितने नंबर्स पे लगाना चाहो ना लगा सकते। ठीक है, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी वैलिड। अगले सवाल, अब देखो आपको दिख रहा है स्क्रीनशॉट से कि ये पीवाईक्यू है, और मैंने आपके क्वेश्चंस में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीवाईक्यू सबको इंक्लूड करने की कोशिश करी है। और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जो कि एक्चुअली सिर्फ अच्छे लेवल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए डेडिकेटेड रहेगा। यही मेरे चैनल पर पैटर्न रहेगा, पहले मैं वन शॉट कराऊंगा जीरो से कॉम्पिटेंसी लेवल, और उसमें थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो एडिशनल चीजें भी कवर करूंगा जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है लेकिन सीबीएसई पूछ रहा है। और ऐसे अनदेखे कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करूंगा जो मुझे फील हो रहे हैं कि सीबीएसई उनके अराउंड क्वेश्चंस पूछ सकती है। हर चैप्टर को इसी तरीके से जीरो से कॉम्पिटेंसी लेवल पे कवर करवाऊंगा, फिर उस चैप्टर के उसी वन शॉट में ऐसे बेसिक सवाल करवा दूंगा जहां पे आपके बेसिक रिसोर्सेज कवर हो जाएंगे। और उसके बाद एक लेक्चर आएगा 45-50 मिनट्स का जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेक्चर होगा जिसमें मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, हर चीज इंपॉर्टेंट है जो भी मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो देखो यार ये सवाल ना आसान ही है लेकिन एक अलग टाइप का सवाल सीबीएसई ने पूछ लिया तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, कैसे समझना पहले। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल्स 18 a स्क्वायर b की पावर 4, तो p एक कॉम्पोजिट नंबर है कोई जिसको उसने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब बच्चे क्या कंफ्यूज हो गए कि सर a और b तो प्राइम नंबर है, ये दिया हुआ है, लेकिन ये 18 को उसने डायरेक्टली लिख दिया तो ये एक तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुई। और Q को उसने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया 20 a³ b²। और फिर सर उसने हमसे एलसीएम पूछ लिया। तो मैं बोल रहा हूं ठीक है, तुमको कंफ्यूजन हो रही है कि 18 और 20 उसने डायरेक्टली डाल दिया, प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं डाला, तो तुम कर दो ना उसको प्राइम फैक्टराइज कर दो, क्या दिक्कत है। ये 2 टाइम्स 9 है तो 2 गुना 3 का स्क्वायर गुना a का स्क्वायर गुना b की पावर 4। अब कोई दिक्कत है। q को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये और कुछ नहीं है, 4 गुना 5 है तो 2 का स्क्वायर टाइम्स 5 टाइम्स a³ टाइम्स b²। अब तो ये भी प्राइम फैक्टराइज है, ये भी प्राइम फैक्टराइज है, क्या मैं इनका एलसीएम निकाल सकता हूं। 2 है, 3 है फैक्टर, 5 है, a है, b है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, a की हाईएस्ट पावर 3 है, b की हाईएस्ट पावर 4 है। तो यहां पर इनका अगर मैं सबका प्रोडक्ट कर दूं, 4 9 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 5 180, a की पावर 3 b की पावर 4, ये मेरा एलसीएम हो जाएगा विच इज देयर इन ऑप्शन डी। अब तुमने इस सवाल को बेसिक तरीके से कर लिया तो तुमको अपने आप स्ट्राइक किया, और ऐसे ही सीखते हो कि सर यहां पे ये 20 और 18 को प्राइम फैक्टराइज करने की ना जरूरत नहीं थी, इसका मैं एलसीएम डायरेक्टली भी निकालता तो 180 आता, ओरली निकाल सकता हूं मैं इसको। और
ए स्क्वायर बी फोर और ए क्यूब बी स्क्वायर को मेरे को देखते ही पता चल रहा है कि इनका एलसीएम क्या होगा सर, ए क्यूब बी की पावर 4। तो ऐसे सवालों के लिए कॉन्सेप्ट तुमको समझना है, लेकिन पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम्हारे बेसिक्स अच्छे हैं तो। ठीक है, समझ आ गया होगा कि अलग टाइप का सवाल बनाने की कोशिश करी है सीबीएसई ने, लेकिन हम लोगों ने फिर भी पकड़ लिया कि वो कैसे खेलना चाह रहा है हमारे साथ। अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा। Prove that 5 minus 2 root 3 is an irrational number. It is given that root 3 is an irrational number. Again ऐसा टाइप का सवाल हमने करा हुआ, तो मैं ये दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। तुमको दिख रहा है स्क्रीनशॉट तुम्हारे पेपर से उठाया गया, इसलिए थोड़ा सा क्लीन नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू है। हाँ, दिस इज अगेन वन ऑफ द टाइप ऑफ द क्वेश्चन जहां पे आपको दे दिया एक्सप्रेशन और बोला गया कॉम्पोजिट नंबर, इसको प्रूव करो। कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या है कि मेरे को फैक्टर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। दो से ज्यादा फैक्टर्स मिल गए तो मेरा कॉम्पोजिट नंबर हो जाता है। प्राइम नंबर कब होता है, जब मेरे दो एग्जैक्ट फैक्टर्स हो, जिसमें एक तो हो जाएगा 1 और दूसरा द नंबर इट्स है। ठीक है, तब वो प्राइम नंबर बन जाता है। अब ध्यान से देखो, 5 गुना 11 गुना 17 प्लस 3 गुना 11 प्लस 3 गुना 11। अगर मैं यहां पे 11 को दोस्तों कॉमन ले लूं तो यहां पे 5 टाइम्स 17 85 प्लस 3, तो ये 11 टाइम्स 88 मिल जाएगा मेरे को। 11 और 88 इसके फैक्टर्स हैं इस नंबर के, 1 भी तो है, तो ऑलरेडी मेरे लिए तो इतना ही इनफ है। जब मैं कंपोजिट नंबर के बारे में बता रहा था आपको कि 2 से ज्यादा प्रूफ कर दिया तो वो कंपोजिट हो गया, तो यहां पर ये 2 से ज्यादा इसके फैक्टर्स हो तो गए, तो ये कंपोजिट नंबर प्रूफ हो गया। अब यहां पे ना बच्चों को सिर्फ एक कंफ्यूजन हो जाती है कि वो ना यहाँ पे ना प्राइम फैक्टराइजेशन करने लग जाते हैं। तो आपने जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट सीखा है ना, उसको एक कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर से प्लीज अलग रखना अपने दिमाग में। प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत सिंपल है। वहां पे प्राइम फैक्टर्स के बारे में बात नहीं होती है, फैक्टर्स के बारे में बात होती है। ठीक है, तो यहां पर भी एक ऐसा कंसेप्ट रहता है जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। ओहो, मतलब मजेदार सवाल। ऐसे सवालों में बच्चों को रटने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि सारे मास्टर सारे मैडम यूट्यूब पे इसको रटा रही हैं कि लार्जेस्ट दिख जाए तो ऐसे कर देना सवाल, एचसीएफ निकालना होता है, मिनिमम दिख जाए तो एलसीएम निकालना होता है। सवाल को फील करवाऊंगा तुमको, मजा आ जाएगा तुमको इस सवाल को सॉल्व करके। ऑलरेडी तुमको इसका आंसर आता होगा, लेकिन ऐसे किसी ने नहीं कराया होगा, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं। आराम से समझना, ठीक है। एक नंबर है जो कि बहुत बड़ा, मतलब लार्जेस्ट नंबर है, जो कि 70 और 125 को डिवाइड करता है और 5 और 8 रिमाइंडर छोड़ देता है। सबसे पहले डिवाइड करता है और रिमाइंडर छोड़ देता है, इसको अपने दिमाग में बिठाओ मेरे साथ। जैसे मैं तुमको बोलता हूं कि 2 10 को डिवाइड करता है तो 0 रिमाइंडर छोड़ता है। क्यों? क्योंकि 2 जब अपनी टेबल में जंप मारता है ना तो उसको 10 मिल जाता है, 10 2 का मल्टीपल है, इसलिए रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। एग्जैक्टली डिविजिबल वाला केस है। लेकिन 2 अगर 13 तक पहुंचना चाहे तो वो अपनी टेबल में जंप मारेगा तो 12 तक पहुंचेगा, उसके एक कदम पहले पहुंच पाएगा। इसलिए जब तुम 13 को 2 से डिवाइड करते हो तो एक रिमाइंडर बचता है। तो रिमाइंडर का मतलब क्या है कि यार वो कितने कदम पहले रुक गया, क्योंकि अगर नेक्स्ट जंप मारेगा तो वो नंबर को क्रॉस कर देगा, पहुंच नहीं पाएगा नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से समझो कि, और इसी तरीके से अगर मैं बड़ा नंबर ले लूं, कोई 13 65 तक पहुंच जाएगा क्या? बिल्कुल पहुंच जाएगा। 13 से 26 पे जाएगा, 26 से 39 पे जाएगा, 39 से 52 पे जाएगा, 52 से 65 पे जाएगा। लेकिन क्या 13 68 68 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं। आप बोलोगे सर 3 रिमाइंडर छोड़ देगा, अपने आप दिमाग में आने लगेगा कि वो 65 3 कदम पहले तक ही पहुंच पाएगा, इसलिए 3 रिमाइंडर है। तो अगर इस लार्जेस्ट नंबर को मैं मानू ए, इसने 70 तक पहुंचने की कोशिश तो करी होगी भाईजान, इसकी रही होगी दिल की इच्छा कि मैं 70 तक पहुंच जाऊं, कि 70 मेरी टेबल में आ जाए। लेकिन 70 ने इसको दे दी दगा और बोला चल बे हट, 5 कदम पहले रुक जा। यानी कि ए 65 तक पहुंच पाया होगा। बोलो हाँ या ना? ए 65 तक एग्जैक्टली पहुंच पाया होगा, ये ज्यादा बेटर वर्डिंग है। और ए 125 तक पहुंचना चाह रहा था, बहुत कोशिश करी इस बेचारे ने, लेकिन 125 ने बोला चल बे हट, 8 कदम पहले रुक जा। यहां से 8 कदम पहले का मतलब है 117। अब भाईजान 65 और 117 के बारे में क्या विचार है आपके? क्या ये दोनों नंबर ए से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे? क्या ये दोनों नंबर ए की टेबल में आते होंगे? और ये सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए एज पर द लैंग्वेज। रटना कुछ नहीं है,
एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिसकी टेबल में 65 और 117 दोनों आ जाए, तो क्या इनके फैक्टर के ऊपर बात करी जा रही है? और लार्जेस्ट नंबर है तो हाईएस्ट फैक्टर के ऊपर बात करी जा रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के ऊपर। यानी कि सवाल और कुछ नहीं आपसे HCF ऑफ 65 एंड 117 पूछ रहा है, जो कि 13 हो जाएगा। द आंसर इज 13। और यहाँ पे तो ऑप्शन ही ऐसे थे, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं। और यही चीज आपको कैसे पढ़ाई जाती है, रटाई कैसे जाती है, कि ऐसा सवाल दिखे ना तो इसमें से 5 माइनस कर देना, इसमें से 8 माइनस कर देना, जो नंबर बचे उनका HCF ले लेना। अरे भाई सोचना सिखाओ ना स्टूडेंट्स को, इस तरीके से आपको इन प्रॉब्लम्स को लेके सोचना है, कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गले की बैंड बज चुकी है पता है। चलो वर्ड प्रॉब्लम आ गई है भाई हमारे सामने, आराम से देखेंगे। ऑन अ मॉर्निंग वॉक, जिसपे हम लोग कभी जाते नहीं है, 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, ठीक है, साथ में निकले, एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर। पहला इंसान 40 सेंटीमीटर कवर कर रहा है एक स्टेप में, दूसरा 42 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, तीसरा 45 सेंटीमीटर कवर कर रहा है दोस्तों। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप? ध्यान से समझने की कोशिश करना, विजुअलाइज करेंगे, रटना नहीं है कि मिनिमम दिख गया तो सर एलसीएम निकाल देंगे। अरे रुको, पहला आदमी 40 कवर कर पाया होगा पहले स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप के बाद 80 हो गया होगा टोटल उसका, फिर 120 हो गया होगा, इन सो ऑन। डिस्टेंस ऐसे दिख रहा होगा। दूसरे वाले आदमी के लिए 42, फिर 84 एंड सो ऑन ऐसे दिख रहा होगा। तीसरे वाले आदमी के लिए 45, 90, फिर 135 एंड सो ऑन। तो अब देखो इन तीनों को अल्टीमेटली सेम डिस्टेंस कवर करना, ये चीज लिखी हुई है कि सेम डिस्टेंस कवर कर ले, और ऐसा एग्जैक्ट स्टेप्स में करे, कंप्लीट स्टेप्स में, मतलब आपको मल्टीपल लेना है। ऐसा 3.5 4.5 टाइप का मल्टीपल नहीं लेना, 3 4 5 6 ऐसे टाइप के मल्टीपल्स लेने हैं आपको। और अब आपको डिस्टेंस तीनों के लिए सेम करना। आप खुद सोचो, इसकी टेबल में चलते चले जाओगे एक नंबर आएगा, इसकी टेबल में चलते चले जाओगे एक नंबर आएगा, इसकी टेबल में चलते चले जाओगे एक नंबर आएगा, और ये तीनों नंबर सेम होंगे। और ऐसे नंबर्स तो आगे भी आएंगे ना जहां पे इनके डिस्टेंस सेम हो जाएंगे, वो कॉमन मल्टीपल्स कहलाएंगे। लेकिन मेरे को वो मिनिमम डिस्टेंस बताना है, सबसे पहला वो एनकाउंटर बताना है, पॉइंट बताना है जहां पे तीनों के तीनों सेम डिस्टेंस चल लें। यानी कि अब तुमको यहां पर समझ आ रहा है कि भाईजान और कुछ नहीं, मेरे को 40 42 और 45 का वो सबसे पहला एनकाउंटर वाला पोजीशन ढूंढना है, यानी कि एलसीएम ढूंढना है, जहां पर उनका डिस्टेंस सेम हो जाएगा और ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो यहां पर 40 42 45 का फटाफट से एलसीएम निकाल लेते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत ही तो है यार जो अपन लोग कर रहे हैं, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 गुना 5, ठीक है। 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, ये तो फटफट हो जाएगा। तो दिस इज 26 टाइम्स 2 ना, तो ये हो जाएगा 26 टाइम्स 2, 13 गुना 4, तो 2 का स्क्वायर टाइम्स 13, और 45 हो जाएगा 9 गुना 5, यानी कि 3 स्क्वायर गुना 5। अब इनका एलसीएम तो बड़ी इजीली निकाला जा सकता है दोस्तों। तो एलसीएम क्या हो जाएगा अपना, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 13 ले लो, ठीक है। सारे के सारे फैक्टर्स ले लो और इनकी हाईएस्ट पावर्स चढ़ा दो। इसको मैं प्लीज रब कर रहा हूं, ठीक है, ताकि तुमको आंसर क्लियरली दिख जाए। तो 2 की अपनी हाईएस्ट पावर क्या है दोस्तों, 3 है। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है दोस्तों, 2 है। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। 13 है। इसको सॉल्व कर लेना, मतलब प्रोडक्ट निकाल लेना, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब यहां पर वो ये भी पूछ सकता है कि भाई ये डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको कितने स्टेप्स चलने पड़े होंगे, इसको टोटल स्टेप्स कितने चढ़ने पड़े होंगे। तो जो भी आंसर आएगा आप इन तीनों से डिवाइड करोगे तो आपको तीनों के नंबर ऑफ स्टेप्स भी मिल जाएंगे। इस तरीके का केस स्टडी क्वेश्चन बन सकता है जिसमें बी पार्ट में वो ये पूछ सकता है, ठीक है। सारी चीजें कवर करवा रहा हूं, बस साथ साथ विजुअलाइजेशन चलती रहनी चाहिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। यहां पर एक अपना बड़ा भैया समझ के एक ना सुझाव ले लो, ये आपको पूरे 10th क्लास में ना काम आने वाला है, 11th 12th में भी काम आने वाला है। जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठोगे, बोर्ड एग्जाम्स में बैठोगे, हमेशा काम आएगा। जब तक मैथ्स पढ़ोगे काम आएगा। 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना, और 1 से लेके 20 तक के क्यूब भी
याद कर लेना। इससे होता क्या है, जब ये नंबर्स हमको दिखते हैं ना, हम जल्दी स्पॉट कर लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे 196 यहाँ पे तुम्हें चमका हो या नहीं चमका हो, लेकिन 14 का स्क्वायर है, तो मेरे को अब इसको प्राइम फैक्टर करने के लिए ना डंडा वंडा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 14 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, और इसी का ही मेरे को सम मांग रहा है, तो आंसर मेरा 4 हो जाएगा। मैं करके दोस्तों आगे बढ़ जाऊं। याद है मैंने तुमको अभी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, ये सब चीजें बताई थी और बोला था कि सीबीएसई इस पे सवाल पूछ रहा है। देखो ये रहा सवाल, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा 10 एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4। तो इनका मेरे को एलसीएम बताना है जो कि 20 हो जाए। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगेन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, लेकिन इस फॉर्मूला पे, इस कॉन्सेप्ट पे हर साल एक नंबर का सवाल आता है भाई। ठीक है, मिनिमम एक नंबर का सवाल आता है। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 27, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 162। तो एलसीएम टाइम्स एचसीएफ विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। एक नंबर आपको 54 दिया हुआ है, तो 54 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इमेजिन करो, तो 54 से डिवाइड कर दूंगा तो एक्स मिल जाएगा ना, 2 और 81, आंसर इज 81। कैलकुलेशन नीड्स टू बी फास्ट, धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी। ओ हो, लाजवाब सवाल है भाई, मजा आ जाएगा। और इस सवाल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ऐसे सवाल ही मुझे एक्सपेक्टेड है कि अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई ऐसे सवालों को इंट्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये सवाल आपकी कॉम्पिटेंसी को चेक करते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है सवाल, द लीस्ट नंबर। अगेन यार वही मेरे को घिसी पिटी बातें आप लोगों को नहीं बोलनी है, लेकिन प्लीज ये सब रटना रटाना छोड़ दो कि लीस्ट दिखे तो क्या निकालना है, लार्जेस्ट दिखे तो क्या निकालना है। कॉन्सेप्ट समझो, सवाल की एप्लीकेशन में जाओ, विजुअलाइज करो, अपने आप ही समझ आएगा। जैसे यहां पर एकदम स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे। लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये कंडीशन है, एंड इज डिविजिबल बाय दीज 3 नंबर्स। सोचो मेरे साथ मिलके, एक ऐसा नंबर जो छोटा हो, सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, मतलब एलसीएम टाइप का नंबर, और ये एलसीएम टाइप का नंबर परफेक्ट स्क्वायर की तरह भी दिखना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं और बाई चांस ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना निकले तो क्या करूंगा? चलो उसके बारे में बाद में सोचता हूं, उसके बारे में बाद में सोचता हूं। सबसे पहले मेरे को एलसीएम तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, इतना तो मेरे को समझ आ गया, क्योंकि ऐसा नंबर चाहिए, लीस्ट नंबर चाहिए जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले 16 का, 20 का और 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा आपका 2 की पावर 4, 20 का हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर टाइम्स 4 5, और 24 हो जाएगा आपका 8 टाइम्स 3, 8 टाइम्स 3 मतलब 2 का क्यूब टाइम्स 3। तो एलसीएम निकालूंगा दोस्तों, तो एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर 4 टाइम्स 3 टाइम्स 5, है ना। तो ये हो गया मेरा क्या, 16, 16 तिया 48, 48 इंटू 5, 48 इंटू 5 हो जाता है 240। ठीक है, 240 मेरा परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इसको जरा सा विजुअलाइज करो मेरे साथ। और यहां पे ना सबसे पहले मैं तुमको ना, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको अलग से विजुअलाइज करवाता हूं, मजा आएगा तुमको। ध्यान रखो, अगर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर की बात हो ना, जब भी स्क्वायर की बात हो दोस्तों, वहां पे ना जोड़े बनना जरूरी होता है, क्योंकि जोड़े ही तो स्क्वायर बनाते हैं। जैसे 2 का जोड़ा 2 टाइम्स 2 स्क्वायर बनाता है 4, 4 का जोड़ा 4 टाइम्स 4 स्क्वायर बनाता है 16। ऐसे ही नंबर जब अपने जोड़े में प्रेजेंट हो तो वो स्क्वायर नंबर बनाते हैं। यहां पर आपने सिंगल सिंगल नंबर के बारे में सोचा, लेकिन अगर मैं बोलूं कि 2 इंटू 3 का जोड़ा है, आप इसको ऐसे मत सोचो कि 6 का जोड़ा है, ये सोचो कि 2 का भी जोड़ा और 3 का भी जोड़ा है, तो अल्टीमेटली एक स्क्वायर नंबर ही मिला। तो मतलब जो भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं वो अपनी जोड़े की फॉर्म में अगर प्रेजेंट हैं मेरी फैक्टराइजेशन में, तो वो एक स्क्वायर नंबर एज एन आउटपुट देगा।
ठीक है। और क्यूब के कॉन्सेप्ट के लिए क्या होता है, आपको तिगड़ी देखनी होती है। अगर तिगड़ी प्रेजेंट है मेरी फैक्टराइजेशन में हर एक नंबर की, तो वो एक परफेक्ट क्यूब देगा। अब बहुत प्यार से विजुअलाइज हो जाएगी सारी चीजें। 2 की पावर 4 को विजुअलाइज करो। 2 की पावर 4 जोड़े में प्रेजेंट है क्या? हाँ सर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। और मैंने अगेन बोला, आप इसको एकदम ब्रेक डाउन मत करो, जोड़े की तरह देखने की कोशिश करो। 2 स्क्वायर का जोड़ा ऐसे सोचो, या फिर 4 का जोड़ा है, कैसे भी सोचो, जोड़ा तो है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने में हेल्प तो कर रहा होगा। तो यहां पर मेरे को और कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं 3 के बारे में सोचूं, तो 3 तो यहां पर सोलो खड़ा है, इसको अपने जोड़े की जरूरत है, तब जाके ये स्क्वायर होगा। और 5 भी सोलो खड़ा है, इसको भी अपने जोड़े की जरूरत है। यानी कि अगर आपको 2 की पावर 4 टाइम्स 3 टाइम्स 5 को इसके जोड़े तक पहुंचाना है, स्क्वायर बनाना है, तो आपको एक 3 डालना पड़ेगा, एक 5 डालना पड़ेगा, यानी कि आपको इसमें 15 डालना पड़ेगा। और अब आपको वो कॉन्सेप्ट याद करना है जो मैंने स्टार्टिंग में, जब आपको मैं एलसीएम बता रहा था, तो मैंने बताया था ना, एलसीएम के जो मल्टीपल्स होते हैं वो भी तो आपके कॉमन मल्टीपल्स होते हैं। तो आपका जो यहां पर एक्चुअल एलसीएम है ना, उसका जो 15th मल्टीपल है, वो ये परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लीस्ट नंबर, क्योंकि ऐसे और भी नंबर होंगे। यहां पर आप अगर 3 और 3 एक और बार डाल दीजिए, ठीक है, यहां पर 3 और 5 डाल दिया, यहां पर एक और 9 डाल दीजिए, यहां पर एक और 25 डाल दीजिए, तो ये भी ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन क्या मैं इसको लूंगा? नहीं, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है लीस्ट नंबर की। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो 3 और 5 हैं, इनको जोड़े प्रोवाइड करूंगा और खुश हो जाऊंगा। यही मेरा सबसे छोटा नंबर होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को मैं और मुश्किल बना सकता हूं, लेकिन ये अभी पहले आपको सीखना है। कॉम्पिटेंसी वाला जो लेक्चर आएगा उसमें ऐसे सवाल मैं लेकर आऊंगा एक या दो। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 240 को मेरे को 15 से मल्टीप्लाई करना, और देखो 3600 आ जाएगा, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 60 का स्क्वायर। ठीक है, 3600 इज द आंसर। इस सवाल में वो ये भी पूछ सकता है कि किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम को कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपका आंसर हो जाएगा 50। रिवाइंड करके देख लेना है इस प्रॉब्लम को, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 100% दिमाग में बैठ जाएगी और मजा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा से। ये वाले सवाल आपने कर रखे होंगे सारे के सारे, लेकिन अगेन थोड़ा सा विजुअलाइज करके करेंगे, रट के नहीं। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन मेजर द डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो लेंथ मेरी क्या है, मैं सेंटीमीटर्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ 850, और विथ मेरी क्या है 625, और हाइट मेरी क्या है दोस्तों 475। अब मेरे को एक रॉड चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, सवाल क्या है? एक रॉड चाहिए जो कि सबसे, उसकी लेंथ सबसे बड़ी हो, और जो इन डायमेंशंस को एग्जैक्टली मेजर कर दे। जैसे मान लो मैं 50 सेंटीमीटर की एक रॉड ले लूं, तो वो इसको तो मेजर कर देगी, लेकिन इसको नहीं मेजर कर पाएगी, 25 बच जाएगा, इसमें भी 25 बच जाएगा, मेजर नहीं कर। तो सबसे पहले तो मेरे को लेंथ इस तरीके से सोचनी है कि वो इन डायमेंशंस को एग्जैक्टली मेजर कर दे, यानी कि इन सब को एग्जैक्टली डिवाइड करे, मतलब इन तीनों का फैक्टर हो, और लॉन्गेस्ट होना चाहिए। इसलिए मेरे को इन तीनों का एचसीएफ निकालने का है और कुछ नहीं करना। और यहां पर अगर दोस्तों ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आए तो तुम ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसे 3 या 5 नंबर में ये सवाल आए तो तुमको यहाँ पे प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 625 का, 475 का लिखोगे, फिर एलसीएम वाला रूल लगाओगे, ठीक है, सॉरी एचसीएफ वाला रूल लगाओगे। हाँ, ये सवाल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई, ठीक है, लेकिन अगेन हम लोग इसको विजुअलाइज करेंगे, रटेंगे नहीं। अगर आपने रटा हुआ है तो प्लीज उस नॉलेज को साइड फेंक के जो मैं बोल रहा हूं उस पे फोकस करना है अपने को। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 612 मेंबर्स is to march behind an army band of 48 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. सबसे पहले तो इसका मतलब समझो, लैंग्वेज अच्छी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए। 48 लोगों का एक ग्रुप है और 6 से 12 लोगों का एक ग्रुप है। 48 लोग चलेंगे आगे, इस तरीके से चल रहे होंगे मान लो, ठीक है,
समझ रहे हो ना, ऐसे एक के पीछे एक के पीछे एक करके चल रहे होंगे, और इनके एग्जैक्ट पीछे मेरे को 612 लोगों को भी लाइन अप करना है। तो केस शुड बी लाइक दिस कि इनके एग्जैक्ट पीछे सीध में 612 लोगों को लाइन अप करना है। केस ऐसा नहीं होगा कि 48 लोग ऐसे हैं और 612 लोग ऐसे हैं। दिस इज समथिंग जो आपको नहीं लेना है। केस शुड बी दिस। अब सोचो, अभी मैंने नीचे वाली स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है, आप बोलोगे सर ये तो बहुत तरीके से पॉसिबल हो सकता है। इन 48 लोगों को मान लो मैं इस तरीके से कर दूं कि ये भी मिटा देता हूं मैं, कि 48 लोगों को मैं क्या करता हूं, दो दो लोग करके ना खड़ा कर देता हूं, तो एक रो में 2 लोग आ जाएंगे। तो ऐसे करते करते मेरी कितनी रोज बन जाएंगी 48 लोगों के लिए, 24 रोज बन जाएंगी, है ना। और ऐसे ही 2 2 लोग में एक रो में, और यहां पे 2 लोग एक रो का मतलब है कि 2 कॉलम हो गई है, ठीक है। तो यहां पर भी जो ये 612 लोग हैं इनको भी मैं 2 2 करके खड़ा कर दूंगा एग्जैक्टली इनके पीछे, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और यहां पर 612 लोगों की कितनी बन जाएगी मेरी, तो ये हो जाएगी 306 रोज। अब ध्यान से देखना, ये वाला केस हो सकता है। अब देखते हैं सवाल में क्या बोल रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो यहां पर हमने जो ये 2 वाला केस लिया है ना, इसी को ही हमको मैक्सिमाइज करना है कि एक रो में मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं कि ऐसे एक के पीछे एक वाला केस बन जाए। तो आप सोचो, मतलब ये जो 48 लोग हैं इनको किसी नंबर से डिवाइड करना है और 612 को भी किसी नंबर से डिवाइड करना है, और ये इक्वल दिखने चाहिए, है ना। जो ये नंबर होगा ये इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, और मैक्सिमम लोग बैठ जाएं एक रो के अंदर, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएं। तो आपको यहां पर अब समझ आ गया होगा कि 48 लोगों को बिठाने के लिए, 612 लोगों को बिठाने के लिए, वो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में एक के पीछे एक, मेरे को एचसीएफ की जरूरत है। मेरे को ऐसे नंबर की जरूरत है जो दोनों को डिवाइड करे और मैक्सिमम हो, हाईएस्ट हो। इसलिए इस सवाल में एचसीएफ निकालने की जरूरत पड़ती है, नॉट बिकॉज यहां पे मेरे को मैक्सिमम दिख गया तो मैं एचसीएफ निकालूंगा। मैं ऐसे बहुत सवाल बना सकता हूं जहां पे मैं लैंग्वेज यही रखूंगा लेकिन एचसीएफ की जगह एलसीएम निकालना हो रहा हो। बहुत सवाल बना सकता हूं, तुम्हारे उन टीचर्स को भी दे सकता हूं जो तुमको ये सब चीजें रटवाते हैं। तो कीवर्ड देख के सवालों को रटना और सॉल्व करना छोड़ो, विजुअलाइज करो। सारी चीज समझ आई, मैंने 2 वाला केस लेके समझाया ना, समझ आएगी आंसर क्यों नहीं होगा। ऐसे और भी तो बहुत कॉमन फैक्टर्स होंगे 612 और 48 के, लेकिन कौन सा कॉमन फैक्टर चलेगा जहां पर एक रो के अंदर मैक्सिमम लोग बैठे हों, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर काम करे। इसलिए इस सवाल में एचसीएफ निकाला जा रहा है। बढ़े थोड़ा सा और आगे, थोड़े से गले की ना बैंड बज गई है। अगेन एक सवाल है, एकदम बेसिक लेवल पर विजुअलाइज करेंगे। 144 कार्टन ऑफ कोक कैंस एंड 90 कार्टन, ठीक है, पैकेजिंग है, कार्टन मतलब डब्बे हैं इनके, पेप्सी कैंस के, इनको स्टैक करना है कैंटीन में। इफ ईच स्टैक इज ऑफ द सेम हाइट एंड इक्वल कार्टन होने चाहिए, ठीक है, एक उसके अंदर मान लो कि हाइट के अंदर जो भी आप एक कॉलम बना रहे हो उसके अंदर, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन्स ईच स्टॉक कुड हैव। ध्यान से समझना। तो यार 144 ना मेरे पास कोक के कार्टन है और 90 मेरे पास पेप्सी के कार्टन है। सवाल के हिसाब से नहीं सोचेंगे, पहले अपना दिमाग चलाएंगे। यार 144 और 90 है, तो मैं ऐसा कर देता हूं कि मान लो कि मेरा मन किया कि यार कोक को ऐसे 12-12 कार्टन ना एक लाइन में डालने हैं, तो 12 मैंने पहली में डाल दिए, फिर 12 डाल दिए, फिर 12 डाल दिए, ऐसे मेरी 12 बन जाएंगी कोक की लाइनें, ठीक है। और 90 पेप्सी के लिए मैंने एक काम कर दिया, 10-10 डाल दिया, एक स्टैक में मैंने 10-10 कार्टन डाल दिए, तो यहां पर मेरे 9 बन जाएंगे। ऐसा कर सकता था दुकानदार, लेकिन उसके पास एक कंडीशन है कि सबसे पहले तो ये स्टैक्स की ना हाइट जो है ना वो सेम होनी चाहिए। मतलब एक स्टैक में यहां पर जितने कार्टन डाल रहे हो उतने ही यहां पर डालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक कॉमन नंबर चाहिए आपको। अब ऑब्वियस सी बात है, ये कॉमन नंबर 144 और 90 के हिसाब से सोचा जाएगा। 144 को भी डिवाइड कर दे, 90 को भी डिवाइड कर दे, ऐसा कॉमन नंबर सोचोगे तो कॉमन फैक्टर्स के बारे में सोचोगे। और अब ये बोला गया है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन कितने आ जाएंगे एक स्टैक के अंदर अगर ये कंडीशन फॉलो की जाए। दुकानदार के हिसाब से सोचो, वो ऐसा भी सोच सकता है ना कि 90 और 144 का जो कॉमन फैक्टर है
जैसे इनका कोई कॉमन फैक्टर पकड़ लेते हैं, 6 इसको भी खा रहा है और 6 उसको भी खा रहा है, तो 6 6 उसने कार्टन्स डाल दिए, बड़े प्यार से सिमेट्रिसिटी बनी रहेगी। ठीक है, 6 6 करूंगा तो कोक की कितनी ऐसी लाइनें बन जाएंगी, तो कोक की लाइनें बन जाएंगी 2, और फिर 2 4 6 26 लाइनें बन जाएंगी। ठीक है, और यहां पे 15 लाइनें पेप्सी की बन जाएंगी। उसका काम कितना फैल जाएगा दोस्तों, तो उसको ये सिमेट्रिसिटी भी चाहिए, लेकिन उसको एक स्टैक में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्टन चाहिए, इसलिए मैं 6 जैसा केस नहीं लूंगा, मैं फैक्टर तो लूंगा लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लूंगा। तो यहां पर सवाल एचसीएफ मांग रहा है 90 और 144 का। सवाल को विजुअलाइज करोगे अपने आप समझ आएगा एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। और आई थिंक आज आवाज भी बेटर हो गई होगी, प्लीज एक बार कमेंट में जरूर बता के जाना, ठीक है, कि आवाज कैसी लग रही है। 44 कार्टन ऑफ कोक, सिमिलर टाइप का सवाल है। ठीक है, यहां पर शायद मैंने उसी को लिख दिया है लैंग्वेज में गलती से, 144 होगा यहाँ पे, आई एम सॉरी। आगे बढ़ते हैं। 3 bells toll at intervals of 9, 12 and 15 minutes respectively। ये सवाल बहुत कॉमन है। If they start tolling together, after what time will they next toll together? तो विजुअलाइज करेंगे कि 3 बेल हैं। पहली बेल आपके हर 9 मिनट बाद बजती है, जैसे 9 मिनट पे बजी, फिर 18 पे बजेगी, फिर 27 पे बजेगी। दूसरी बेल 12 मिनट के इंटरवल पे बजती है, कि पहले वो अगर 12 मिनट पे बज गई, फिर वो 24 पे बजेगी, फिर वो 36 पे बजेगी। तीसरी बेल 15 मिनट के इंटरवल पे बजती है, यानी पहली अगर बेल 15 मिनट पे बची, फिर वो 30 मिनट पे बजेगी, फिर वो 45 मिनट पे बजेगी, ऐसा चल। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट में वो तीनों की तीनों बेल बजा दी गई, t=0 पे मान लेते हैं। ठीक है, ये 0th मिनट पे हुआ। तो अब जो ये पहली बेल है ये कब बजेगी, 9 मिनट बाद बजेगी। जो ये दूसरी बेल है ये बजेगी 12 मिनट बाद, और यहां पे 9 मिनट की लाइन है इसलिए मैं नहीं लिख रहा, 12 मिनट बाद बजेगी। और पहली बेल जो है, ये तीसरी बेल जो है ये 15 मिनट बाद बजेगी। अब ये दोबारा 18 मिनट पे बजेगी, मैं टाइम के हिसाब से ही लिख रहा हूं, ठीक है, कि 9 के आगे 12 आएगा फिर 15 आएगा, तो विजुअलाइज करने में बेटर होगा। 18 पे बजेगी। अब ये कब बजेगी दोस्तों, 24 पे बजेगी, और ये और नीचे से 30 पे बजेगी। अब मैं इसके ऊपर नीचे लिख नहीं सकता हूं, तो अब विजुअलाइज करवाना है आपको। एक ऐसा इंस्टेंट आएगा ना कि ये बस्ती 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 बस्ती, ये बस्ती 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 बस्ती, ये बस्ती 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 बस्ती, एक नंबर आएगा जो कि तीनों के लिए कॉमन होगा, वहां पे बंग करके तीनों के तीनों साथ में बचेगी। यानी कि 9 की टेबल में जाना है, 12 की टेबल में जाना है, और 15 की टेबल में जाना है, और वो पहला एनकाउंटर देखना है इन तीनों का, जहां पर हो रहा होगा वही मेरा आंसर देगा। तो 9, 12 और 15 का पहला एनकाउंटर यानी कि एलसीएम विजुअलाइज हुआ। तो 9, 12 और 15 का एलसीएम ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हो, मैं बता देता हूं, 180 मिनट आएगा। तो 180th मिनट पे ये दोबारा से साथ में बजेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो सकता है, इसको केस स्टडी की तरह बनाया जा सकता है कि 180th मिनट पे ये कितनी बारी बच चुकी होगी, ये कितनी बारी बच चुकी होगी, तो ये 20 बारी बच चुकी होगी। ये दोस्तों बच चुकी होगी आपकी कितनी, 15 बारी बच चुकी होगी, और ये 12 बारी बच चुकी होगी। ऐसे सवाल भी थोड़े से एक्सटेंड किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं, चलो भाई। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, अगेन रटेंगे नहीं, आराम से सवाल को समझेंगे। लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो मान लेते हैं ए इज द लार्जेस्ट नंबर। इसने 398 तक पहुंचने की बहुत कोशिश करी, दिल से कोशिश करी, लेकिन 398 ने बोला 7 पहले रुक जा, तो ये 398 नहीं 391 तक पहुंच पाया होगा। इसने 436 तक भी पहुंचने की कोशिश करी, लेकिन इसने बोला 11 कदम पहले ही रुक जा, मेरे पास मत आइयो, तो इसको 425 पे ही रुकना पड़ गया। और इसने दोस्तों फिर 542 तक भी पहुंचने की कोशिश करी होगी, लेकिन इसने बोला होगा 15 कदम पहले रुक जा, मेरे पास मत आ, तो यहां पे 532 और 527। अब जहां पे ये रुका होगा ये तो इसकी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन होंगी, ये नंबर तो इससे एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे, एग्जैक्ट डिवाइड होंगे, और ये ऐसा सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, यानी कि इन तीनों का कॉमन फैक्टर है और सबसे बड़ा है। हेंस द आंसर वुड बी नथिंग बट एचसीएफ ऑफ 391, 425, 527। इस सवाल में जो डिफिकल्टी लेवल है वो इन नंबर्स की वजह से, इनका एचसीएफ निकालने के लिए भी आपको टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर इस टाइप का सवाल आ रहा है तो प्रॉपरली प्राइम फैक्टराइज करोगे, फॉर्मूला से एचसीएफ निकालोगे। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में आ रहा है तो फटाफट ऑप्शंस देख के कर सकते हो। क्या इसको हम लोग रटेंगे
कि हमको तो सर हमारे मास्टर ने ऐसे सिखाया कि 398 से में 7 माइनस कर दो, 436 में से 11 माइनस कर दो, 542 में से 15 माइनस कर दो, जो जो नंबर आए इनके एचसीएफ निकाल लेना। नहीं, रीजनिंग समझो, लॉजिक समझो दोस्तों, ठीक है। आ जाओ। इन अ स्कूल देयर आर 2 sections A and B of class 10th. There are 48 students in section A and 60 students in section B. Determine the least number of books required for the library of the school so that the books can be distributed equally among all students of each section. So भाई देखो यार, एक सेक्शन में मेरे 48 स्टूडेंट्स हैं, दूसरे सेक्शन में मेरे 60 स्टूडेंट्स हैं दोस्तों। और बोला क्या जा रहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स कितनी रखनी पड़ेंगी, कितनी रिक्वायर्ड है लाइब्रेरी में, कि आपकी जो बुक्स हैं इन 48 बच्चों में और इन 60 बच्चों में ना इक्वली डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको इस तरीके से, अब यहां पे अब ये मत अगेन रटने रखना कि सर लीस्ट नंबर बोल दिया है तो एलसीएम निकलेगा। अरे पहले ये सोचो कि जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स है वो 48 स्टूडेंट्स में बढ़ जानी चाहिए और 60 स्टूडेंट्स में बढ़ जानी चाहिए। मतलब एक ऐसा नंबर चाहिए जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए, डिवाइड करे ना, डिवाइड हो जाए। और ऐसी मेरे को बहुत सारी नंबर्स मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला हर कॉमन मल्टीपल ये काम कर देगा, इसलिए बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। मतलब बहुत ऐसा, इसके अगर यहां पे लीस्ट ना डाले तो बहुत आंसर हो सकते हैं, लेकिन लीस्ट डाल के उसने बोल दिया कि भाई मेरे पास बजट ना कन्फाइंड है, इसलिए मेरे को एलसीएम बता। Hence, LCM of these two numbers will solve the problem here. अब यार आई थिंक एक या दो वर्ड प्रॉब्लम्स रह गई हैं, ठीक है, इसको आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। लेकिन क्या यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म हो जाती है? नहीं। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मेरे को कमेंट में चाहिए। क्या यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म हो जाती है? नहीं। आपने वन शॉट देख लिया है जिसमें सब कुछ कवर हो गया है। एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स नहीं है लेकिन सीबीएसई पूछती है, वो नए कॉन्सेप्ट्स आपने कहां देखा है यार कि आपको फ्रैक्शंस का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको उसके लिए भी तैयार कर रहा हूं। अब आपको जाके एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल, एक एक सवाल बनाना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक मैंने बोला है ओसवाल का, फर्स्ट चैप्टर के सारे सवाल उससे करने हैं। नहीं लिया है अभी तक क्वेश्चन बैंक तो प्लीज ले लेना। और मैंने ये भी बताया हुआ है कि आप लोगों को वेबसाइट से लेना है, अमेजॉन पे नहीं लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो लिंक सीधा आपको वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। यहां पे 5 वाला सेट है, ऑलरेडी ये डिस्काउंटेड प्राइस पे है, इस पे और डिस्काउंट लग जाएगा दोस्तों, ठीक है, इस पे और डिस्काउंट लग जाएगा। मैं आपको ना लगा के भी दिखा देता हूं। यहां पर बाय नाउ वाला ऑप्शन आ जाए, मैं यहां पर बाय नाउ पे क्लिक करके चेकआउट करने से पहले ना एक कूपन लगा दूंगा स्कोर अप 10 का। क्या कूपन लगा दूंगा दोस्तों? स्कोर अप 10 का। अरे यार वो नहीं आ रहा है अभी मेरा, यहां पर कीपैड जो भी होता है ना, पता नहीं वो कैसे आएगा। स्कोर अप 10, ठीक है, SCOREUP 10। आप यहाँ पे उसको स्मॉल केस में या फिर कैसे भी लिख सकते हैं। यहां पर आपको 230 रुपए ना कम होते हुए दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो आपको 2000 रुपए में पूरा का पूरा 5 बंडल पड़ जाए, 5 बुक्स का बंडल पड़ जाएगा 400 रुपए के अंदर। अमेजोन से मत लेना, महंगा पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बस कूपन कोड यूज करना मत भूलना, वरना फालतू के लिए 200-250 रुपए एक्स्ट्रा दे दोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन बैंक लगाओगे, और फिर मैंने रियल नंबर्स के लिए ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्लेलिस्ट पिछले साल डाली थी, इसको देखने की कोशिश करना। अगर नहीं भी देख पाए तो मैं अभी इस वन शॉट के बाद एक लेक्चर डालूंगा 2-3 दिन के अंदर, 45-50 मिनट्स का, जिसमें हाई लेवल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे। उसके बाद तुम्हारा पहला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सेकंड चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे। और अब से रेगुलरली वन शॉट और उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वाला जो क्वेश्चन लेक्चर होगा वो कॉन्टिन्यूसली आते रहेंगे। और ट्राई यही करूंगा मैं कि अभी अप्रैल खत्म होने वाला है और मई एंड तक हम लोग ऐसा 4 चैप्टर खत्म कर लें, ठीक है, ताकि आपके पीरियोडिक टेस्ट के हिसाब से भी आप लोग अच्छे से पेस के लेवल पर प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। और प्लीज यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, सपोर्ट करते रहो, अपने दोस्तों को शेयर करो। जो भी चीजें यहाँ पर सिखाई, आपको कुछ नई चीजें लगी हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ भी आपका फीडबैक हो यार, कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ नाउ, दिस इज गगन मक्कड़। जय हिंद दोस्तों।